मैं कुछ घर विज्ञान की बात शुरू करूं उसके पहले कुछ बैकग्राउंड आपके सामने रखना चाहता हूँ। आपके सामने शायद ये फिगर्स टाइम मैगजीन के टाइटल आर्टिकल है। हम जिस अमेरिका के पीछे जाना चाहते हैं, हम यानी भारत, यानी ऐसे थर्ड वर्ल्ड, भाई अमेरिका यानी प्रोग्रेसिव, अमेरिका यानी डेवलप, और अमेरिका यानी माइलस्टोन। और अब कभी हम अमेरिका के तुलना में पहुंचेंगे वो समझने वाले अमेरिका की सिचुएशन क्या है और वो उनका ये जगह विख्यात टाइम मैगजीन बता रहा है। हम कहते हैं कि गरीब लोगों को दूध नहीं मिलता, कैल्शियम नहीं मिलता, माल न्यूट्रिशन है। तो ये अमेरिकन ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन, इन्होंने अमेरिका में क्या हालत है सबके वोट की, उसके बारे में एक आकलन आपके सामने रखा है। शायद हम लोग 125 करोड़ है, अमेरिकन तो बहुत कम है, लेकिन अगर तोला जाए तो अमेरिकन हमसे ज्यादा है, वजन में ज्यादा है। और वजन में ज्यादा है इसलिए उसको कितनी समस्या है ज्यादा तो अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन जो भी LSD है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, अमेरिका में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन की चर्चा इतनी नहीं करेंगे जितनी वहाँ चर्चा करनी पड़ती है डायबिटीज की, हार्ट अटैक की, ओबेसिटी की, ब्लड प्रेशर की, कैंसर की। और सबसे ज्यादा जो फंड एलोकेट किया जाता है हेल्थ का, वो ऐसे विषयों में दिया जाता है। तो ये विडम्बना है जो एक प्रोग्रेसिव या डेवलप कंट्री जिसके पीछे हमको जाना है। मैं यहाँ अभी तो हेल्थ पर्सन है इसलिए मैं उसके ही आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन क्राइम रेट क्या है वगैरह वगैरह उसके बारे में भी बहुत बता सकते हैं, लेकिन वो विषय नहीं है। हमको लगता है कि हेल्थ उनका बहुत अच्छा होगा। ये टाइम मैगजीन का तीसरा अंक है। टाइम मैगजीन एक ऐसा मैगजीन है जिसके पास इतने सब्जेक्ट होते हैं कि एक महीने के उपरांत दूसरे महीने में उस सब्जेक्ट में वो नहीं लिख सकता। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में भी आ गया तो ट्रंप के बारे में दूसरा इश्यू में वो नहीं आएगा, फिर वो पुतिन के बारे में कि अभी वो सबसे खुशों के बाद या ब्रेज़नेव के बाद सबसे ज्यादा प्राइम मिनिस्टर रहने वाला ये रहेगा, ऐसा कुछ आर्टिकल आएगा। या तो मोदी के बारे में आएगा या अटल जी के बारे में आएगा या और के विषय के बारे में। 12 इश्यू में से कभी एक साथ वो 2 या 3 एक सब्जेक्ट में वो नहीं निकालते हैं। लेकिन अमेरिका का हेल्थ इतना खस्ता है कि तीसरा ये मैगजीन उन्होंने निकाला कि अमेरिका में हेल्थ का प्रॉब्लम क्या है। कभी कभी कहते हैं कि मैं भी बड़ा हो जाऊंगा या मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा, हम तो बड़ा हो जाते हैं इधर, तो बच्चा बड़ा हो जाएगा उसको पढ़ने के लिए अमेरिका भेजेंगे और फिर हम उधर सेटल हो जाएंगे। यानी कि भारत में सेटल होने की कोई व्यवस्था ही नहीं है। भारत में आदमी जिंदगी तक मरते तक वो सेटल नहीं होता, और अमेरिका में जाने के बाद सेटल हो जाते हैं। और वो अमेरिका के लोग कितने सेटल है इसके बारे में उसके ही मैगजीन है, और उनके ही गवर्नमेंट एजेंसी ने, मेडिकल एजेंसी अलग अलग ने बताई, सेंट्रल सर्जन ने जो बताया या ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन ने बताया। तो ये सिचुएशन है। दूसरी एक आपको बड़ी बात बताऊँ, आप मुंबई में बैठे हैं, यहाँ बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स है। भारत में मुश्किल जब होती है छोटे विलेज में तो अहमदाबाद भेजा जाता है, फिर मुंबई भेजा जाता है, मुंबई के बाद तो फिर अमेरिका ही जाना पड़ता है। ये ब्रिटिश मेडिकल जर्नल का BMJ जो वर्ल्ड का अच्छा बड़ा प्रेस्टिजियस मेडिकल जर्नल है, डॉक्टर साहब जो सब जानते होंगे। BMJ के एडिटोरियल बोर्ड में से एक एडिटर ने एक सर्वे करवाया, मतलब BMJ ने खुद ने सर्वे करवाया कि अगर 100 केस होते हैं, 100 पेशेंट, तो उसमें से उनका क्वालिफिकेशन कैसे करेंगे, वो क्या क्या है। तो आप देखते हैं इमरजेंसी मेडिसिन तो 10% है। अगर 100 लोग बीमार है तो 10 लोग को इमरजेंसी मेडिसिन चाहिए, जिसको वेंटिलेटर चाहिए या जिसको डायलिसिस चाहिए, जिसको ऑक्सीजन चाहिए, ब्लड चाहिए, जिसको आप मेडिकल इमरजेंसी बोल सकते हैं, वो 10% है 100 में से। आप देखते हैं माइनर इलनेस सिंड्रोम, बुखार है, जुकाम है,
डायरिया है, थोड़ा बहुत 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में ठीक हो जाएंगे, जिसको माइनर इलनेस है, 35% है। तो अभी जो आएंगे वो आपको आश्चर्य होगा, डॉक्टर थिंक्स यू हैव अ डिजीज, कि आप बीमार लगते हो। कौन सोचता है डॉक्टर को लगता है, और फिर दवाई होती है। और कभी कभी हमको खुद को लगता है, लोगों को लगता है कि डॉक्टर मेरी नाड़ी देखी, मुझे कुछ तकलीफ है। दोनों नॉर्मल है। डॉक्टर जिसको बीमार बताता है वो भी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डॉक्टर को लगता है कि यू नीड सम ट्रीटमेंट, यू नीड सम मेडिकेशन एक्सेट्रा। और कभी कभी हमको खुद को लगता है या व्यक्ति को लगता है। तो ऐसे भी ये लोग निकले हैं, ये 100 में से कितने आप देखिए, जिसमें कुछ हो नहीं सकता या कुछ ट्रीटमेंट करने मुश्किल है, या जिसको डीजनरेशन बोलेंगे, या कुछ भी ऐसी अवस्था है जिसमें ट्रीटमेंट लाना मुश्किल है। ऐसे भी 10 बजे जिसको आयुर्वेद में असाध्य व्याधि बताई है। और क्रोनिक डीजनरेटिव डिजीज जैसे आर्थराइटिस है, अस्थमा है वगैरह, ऐसे बहुत से एजिंग में जो डिजीज होने वाले हैं, ऐसे पर्सन। तो ये मैंने तो आंकड़ा नहीं निकाला, ये विश्व का सबसे बड़ा मेडिकल जर्नल है, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, सबसे पुराना जर्नल है, ऑथेंटिक जर्नल है। और उनकी एडिटोरियल बोर्ड में 12 लोग हैं, उसमें से 9 नोबेल लॉरेट है। तो ऐसे लोगों ने ये सर्वे करवाया, उसमें से निकला है। अब दूसरी एक आपके सामने बात रखूंगी। ये बात मैं बैकग्राउंड के तौर पे बता रहा हूँ कि हमारे अगर संस्कार या उत्तम संतति लाना कितना जरूरी है। मुंबई में लीलावती हॉस्पिटल है, रिलायंस की कोकिलाबेन अंबानी हॉस्पिटल है, साल है, स्टर्लिंग है, फोर्टिस है, वोकार्ड है, क्या नहीं है। भारत का सबसे बड़ा प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली में जो है, एम्स जिसको बोलते हैं। आप जितने डॉक्टर हैं वो भी मुझे बता सकते हैं, या नॉन डॉक्टर्स हैं लेकिन टेक्नो सेवी है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप लोग रुचि रखते हैं, मुंबई में बैठे हैं, मुझे ये बताइए, ये बड़ी जो हॉस्पिटल्स है उसमें मैं सिर्फ एम्स को भी पकड़ता हूँ, जो सबसे एडवांस इंस्टीट्यूट है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, उनका सर्वाइवल रेट क्या है, कोई बता सकता है? 100 पेशेंट अगर गए तो उसमें से कितने लोग बचते हैं? आप बताइए, या तो इंफॉर्मेशन है या गेस करें, या कुछ इंफॉर्मेशन पुरानी है, लेकिन आप आइए देश में। हमारी एक और फैकल्टी आ गई है, देश में त्रिवेदी गांधीधाम कट से है, और वो बड़े संगीत के विद्वान है, योग के टीचर है, और गर्भावस्था में योग और संगीत का क्या महत्व है वो थोड़ा आपको प्रैक्टिकल करके बताएंगे। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कोई कि जो इतनी बड़ी प्रेस्टिजियस मेडिकल इंस्टीट्यूट है, जो 100 लोग अंदर जाते हैं उसमें कौन जाएंगे? गोपीनाथ मुंडे को एक्सीडेंट हुआ अभी 1 साल 1.5 साल पहले, तो ले गए थे। कोई राजनेता को, कोई बड़े उद्योगपति को कुछ होता है, मतलब एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी जिसमें है, ऐसे मेडिकल इंस्टीट्यूट में अगर 100 लोग गए तो वापस कितने लोग आएंगे? आप बताइए, आप उसमें नेट पे देखिए, 4 लोग वापस आते हैं। इसका सर्वाइवल रेट 4 यस। आप देखिए क्या है सिचुएशन, मतलब उसमें ऐसे ही लोग जाते हैं जिसको लाइफ थ्रेट है, तो वो समझ सकते हैं, लेकिन इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के बावजूद हम लोगों को बचा नहीं सकते। मतलब टेक्नोलॉजी से आदमी बचता है ऐसा मानने वाले लोगों के लिए मैं ये सिर्फ आपको एक टेम्पटेशन दे रहा हूं, या मैं आपको एक इरिटेशन कर रहा हूं, या आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाना चाहता हूं जहां से हमको वापस जाना पड़ेगा। और 2-4 अच्छे बड़े डॉक्टर हैं यहाँ, एलोपैथी के डॉक्टर भी हैं, और जो आयुर्वेदाचार्य है उनको भी मालूम होगा, और आप जनरल लोगों को भी एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। मैं आपको 4-5 ऐसी बात करता हूँ। अगर पल्मोनोलॉजिस्ट या चेस्ट के एक्सपर्ट है, उनके पास से वेंटिलेटर हटाया जाए तो, कार्डियक सर्जन है या कार्डियोलॉजिस्ट या फिजिशियन है, उनको बताया कि तुमको ईसीजी नहीं करना है, तुमको क्या बोलते हैं, कोई भी इन्वेस्टिगेशन इंस्ट्रूमेंट को यूज नहीं करना है, फिर आपको बताया जाए नेफ्रोलॉजिस्ट को या यूरोलॉजिस्ट को कि आपको डायलिसिस यूनिट आपका आज से बंद है,
मैं अभी 4, 5, 6, 7, 8 स्पेशलिटी के बारे में बोल सकता हूँ जो इंस्ट्रूमेंटाइज है। अगर वो वेंटिलेटर उससे जब्त कर दिया जाए, पीसीजी इंस्ट्रूमेंट ले लिया जाए, इकोकार्डियोग्राफी नहीं करने देंगे, तेरे को ये नहीं करने देंगे, तेरे को राइनोप्लास्टी नहीं करने देंगे, ये नहीं करने देंगे, जो इंस्ट्रूमेंट सब ले लेंगे तो वो सर्जन या वो एक्सपर्ट क्या करेगा? ये सब इंस्ट्रूमेंट की या टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट तो जरूर है, हम उसको स्वीकारते हैं, और उसका मेडिकल फील्ड में उपयोग किया गया, वो भी एक अच्छी बात है। लाइफ का थ्रेट है तब अच्छी बात है, लेकिन जिसको मेडिकल डेवलपमेंट बोलते हैं या डेवलपमेंट बोलते हैं वो नहीं है, क्योंकि सिनेरियो तो कुछ अलग है। जैसे एक जब आनंदी गोपाल पहले मेडिकल पर्सन बनी एक लेडी, तो उसको हाथी के ऊपर बिठा के कलकत्ता में घुमाया गया 125 साल पहले, और उसके थोड़े साल पहले एलोपैथी आया था। और आज उस समय एक ही कॉलेज थी कलकत्ता में, फिर मुंबई में, फिर हमारे जामनगर में ऐसी 100 कॉलेज, और आज तो 700 कॉलेज हो गई प्राइवेट कॉलेज मिला के, फिर आयुर्वेद कॉलेज, फिर होम्योपैथी कॉलेज, फिर फार्मास्यूटिकल साइंसेज, ऐसे ऐसे डेवलप होता ही जा रहा है। डॉक्टर्स बढ़ रहे हैं, नर्सिस बढ़ रहे हैं, रिसर्च हो रहा है, दवाइयाँ बढ़ रही है, और रोग भी बढ़ रहे हैं। अगर ये सब बढ़ता है तो रोग कम होने चाहिए, हेल्थ पैरामीटर्स बढ़ने चाहिए। लाइफ स्पान बढ़ना वो हेल्थ पैरामीटर नहीं है, याद रखिए। कभी कभी गलत फहमी में, जीडीपी में, और हमको बताया जाता है कि लाइफ स्पान बढ़ गया है, लेकिन आप कैसे जिंदा है, किस तरह से जिंदा है, किस तरह से जीते हैं, तो वो बड़ा समझना पड़ेगा। क्योंकि हमने जो सोचा था, हमने जो समझा था, हमने जिस डिजाइन पे काम करना शुरू किया था, उस देश में तो क्या था, शतम जीव शरद, 100 साल जियो, और उसमें भी 100 शरद जियो। क्यों शरद? हेमंत क्यों नहीं बोला? अभी हेमंत ऋतु चल रही है, अच्छी ठंड पड़ रही है, भूख भी अच्छी लगती है, हल्दिया, पाक, वसाना, ऐसे बहुत से स्वीट्स हम अभी खा सकते हैं, तिल गुड़ ले सकते हैं, पच भी सकता है, जो डाइजेस्टिव फायर है वो भी प्रदीप्त है। तो भी हेमंत के बारे में नहीं बोला गया। वसंत आएगी तो बहुत से वनराजी खिलेगी, बहुत से पुष्प आएंगे, नए नए प्रकार के, प्रकृति खिल उठेगी, जूम उठेगी। उस वसंत के बारे में भी नहीं बोला गया, और बोला सतम जीव शरद। क्यों भाई? क्योंकि रोगाणाम शारदी माता, हमारे पुरखों को, हमारे एल्डर्स को, हमारे एंसेस्टर्स को सबको मालूम था कि रोग सबसे ज्यादा कब होता है, शरद ऋतु में होता है। पश्चिम को शरद ऋतु क्या है, वसंत ऋतु क्या है, वो भी मालूम नहीं है। वो उनका ऑटम या उनका स्प्रिंग कवि का है, फिजिशियन का, डॉक्टर्स का, साइंटिस्ट का बहुत कम है। वहाँ ऋतु 6 नहीं है, वहाँ ऋतु 4 है। वैसे ऋतु तो 2 है, या 2 ही सिचुएशन होती है, या तो बर्फ गिरता है या नहीं गिरता है, या ठंड पड़ती है नहीं पड़ती है। वहाँ 3 सीजन तो लिखने के लिए बोलते हैं, कवि की 4 सीजन होती है, वो थोड़ा इमेजिनेटिव होता है और थोड़ा कल्पनाशील होता है। लेकिन वहाँ पंच ऋतु या 6 ऋतु होता ही नहीं, यहाँ तो 6 ऋतु है। 6 ऋतु का खान पान होता है, 6 ऋतु में कैसे जीना, क्यों जीना, वो सब बड़ी बातें कभी लाइफ स्टाइल में जब आएगी बात, या फूड में आएगी, या कभी और समय तो हो सकती है। लेकिन जिह्वा में ही शरद सतम, हम आशीर्वाद भी वही देते थे, सतम जीव शरदा, तुम 100 शरद जी जाओ। जहाँ बहुत रोग होने वाले हैं, रोग क्यों उसमें होते हैं वो अभी का विषय नहीं है, मैं इसलिए नहीं बता सकता कि नेचर उसमें सबसे ज्यादा रोग कर सकती है। इसलिए उस शरद ऋतु में तुम अच्छी तरह से जिंदगी जियो। ऐसी 100 शरद ऋतु तो प्रार्थना भी ऐसी थी, ओम भद्रम कर्णे विष्णुयाम देवा। हे प्रभु, मैं कान के द्वारा भद्र सुनूं और भद्र सुनूं, सिर्फ गालियां सुनूं ऐसा नहीं, और 100 साल तक जिह्वा में शरद सतम, मैं 100 साल तक जीऊं। हमको जीडीपी वाला मामला मत सिखाइए, हमको लाइफ स्पान के बारे में मत सिखाइए। हम दुनिया को सिखाएंगे, थोड़ा बहुत भूल चुके हैं, फिर से सीख लेंगे और सिखाएंगे। तो जिह्वामी सर्द सतम, न सिर्फ जिह्वामी, मोदामी सर्द सतम, जलसा करूं, मजा करूं, मोद, प्रमोद, आनंद, मैं आनंद करूं, सिर्फ ऐसे पड़ा रहूं। अभी एक नर्स के बारे में 2 साल पहले वो विजिट हुई, लेकिन वो 30-35 साल तक जिंदा रही। मुंबई की वो नर्स थी, जानते हैं। तो वो क्यों जिंदा रही? वो कोमा में थी, और जितने समय पे कोमा हुई थी उससे ज्यादा तो वो जिंदगी जी। लेकिन हम बेड पे रहेंगे, हम वेंटिलेटर पे रहेंगे, हम डायलिसिस के साथ, हमारी डायलिसिस चलता रहेगा,
या हमारा पेसमेकर से हमारा हार्ट चलता रहेगा, या हम आर्टिफिशियल काम करते करते हम रहेंगे और बेड पे ही रहेंगे, हम कोमा में हैं। साइंस बढ़ गया है, डेवलपमेंट हो गया है, रिसर्च इतना हो चुका है, आदमी को मरने नहीं देते, लेकिन आदमी को जिंदा भी नहीं रह सकते। तो ऐसी हमारी सिचुएशन नहीं थी। जीवा भी सरद सतम, मोदा भी सरद, जलसा करूं, आनंद करूं। और कैसे? उन भद्रम करने भी सुनयाम देवा, मैं कान के द्वारा बहुत अच्छा सुनूं। और 100 साल तक, क्योंकि 60 के बाद ऑर्डिनरी डिजनरेटिव प्रोसीजर में आएगा ही, कब सुनेंगे हम? और भद्रम पश्चिम अक्षर भी यह तंत्रा, मैं 100 साल तक देखूं और अच्छा देखूं। मुझे ग्लासेस नहीं होना चाहिए, कैटरेक्ट नहीं होना चाहिए, अगर वो भी नेचुरल है, लेकिन मैं अंधा ना हो जाऊं। और मैं बहुत 40-42 के साल के बाद हमको स्पेक्टिकल्स आएंगे, तो वो भी मुझे नहीं चाहिए। स्थिर तुष्टुमस्तनु भी, मेरे अंग, मेरे सर, मेरा शरीर, मेरा मसल्स, मेरा बोन, मेरा पूरा बॉडी स्थिर रहना चाहिए। अंगम गलितम फलितम मुंडम दसन विहीनम जातम पूर्णम वृतो याति गृहीत्वा दंडम, ऐसा शंकराचार्य जी ने वृद्धावस्था के बारे में वर्णन किया है। वो मुझे नहीं चाहिए, मैं स्थिर रहूं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? वो जो बातें हैं वो हम लोग करते थे, इसलिए हम दुनिया में गुरु थे, हम श्रेष्ठ थे। अब वो बन सकते हैं, लेकिन जो हमारी लाइफस्टाइल है, प्रॉब्लम है। मैं आपके सामने ये जो डिजीज के बारे में बताया, 100 में से माइनर इलनेस जिसमें आपकी घर की दवाई काम करेगी, इमरजेंसी मेडिसिन का रोल 10% है, वो है। हम नकार नहीं सकते विज्ञान को, व्यवस्था को, टेक्नोलॉजी को, हम सबको लाना है, हम सबको साथ रखना है, लेकिन उसमें सृजन विहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का कल्याण नहीं है। सृजन विहीन, जिसमें सृजनशीलता न हो, ऐसा विज्ञान का क्या मतलब है? अदरवाइज तो रावण के पास विज्ञान था। गुजराती में एक अच्छी 2 लाइन है, उसका मीनिंग आप ऐसे भी समझ सकते हैं, फिर भी मैं बताऊंगा। रूढ़ो तो रावण शास्त्र वेता, रूढ़ो यानी वो बहुत अच्छी पर्सनालिटी, फिजिकल पर्सनालिटी बहुत अच्छी थी। वो 6 फीट से ज्यादा हाइट वाला था, उसका 6 पैक्स नहीं 8 पैक्स था, इतना फिजिकली फिट था। इसलिए बताया एक कवि ने कि रूढ़ो तो रावण, उसका वो हक शास्त्रवेता, और फिर बताया वो शास्त्रवेता भी था। सिर्फ वो फिजिकली फिट था और हैंडसम था ऐसा नहीं था, वो शास्त्रज्ञ था। क्या कैसा था? 9 ग्रह निकट में रहता, 9 ग्रह जो प्लैनेट्स है वो उसके पास रहते हैं, ऐसा मतलब उसका वही मतलब है कि वो 9 ग्रह में जा सकता है। उनके पास स्पेस शटल है, एक प्लैनेट में जाने के लिए जो लाइट ईयर लगता है उसके हिसाब से एक जो स्पेस शटल है अलग अलग बनता है, जो आप जानते हैं आज बन रहा है। और एक का फ्यूल उनका अलग था। उन्होंने 12 प्रकार के फ्यूल खुद ने बनाए थे। उनका एक अर्थ प्रकाश नाम का ग्रंथ है, उन्होंने उसमें हर में से, वनस्पति में से ऐसे फ्यूल बनाए थे जिससे वो प्लैनेट में कहीं भी जा सकता था। 12 प्रकार का उसके पास स्पेस शटल था। उसको मंगल में जाना है तो कौन सा, आज मंगल जाना है चलो, तो उनका जो पायलट रहता था उसको वो होता था। और आपको मालूम होगा जिसके बारे में कहानियों में या मैथोलॉजिकल ऐसा करके हम हंसते हैं या खुश होते हैं, बहुत बड़े होशियार है। जैसे राम जब वापस आए अयोध्या वापस आए लंका जीतने के बाद, तब कैसे आए? कि गए थे तो वो तापस वेश में और सीता को ढूंढते ढूंढते, लेकिन वापस आए तब पुष्पक विमान में आए। वो पुष्पक विमान किसका था? रावण के भाई का था, कुबेर का था। और वो आपको ये मुरारी बापू वाली रामायण या तुलसी रामायण, वो तो लोगों की रामायण है, लोगों को विषय रखो। लेकिन आप जब वाल्मीकि रामायण में जाएंगे, तुलसी वाली रामायण या मुरारी बापू वाली रामायण या हम जो कहानियां सुनाते हैं वो रामायण नहीं, ओरिजिनल जो रामायण है उसमें पुष्पक विमान के बारे में, जो टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े लोगों को खास पढ़ना चाहिए। पुष्पक विमान के बारे में वर्णन है, उसका पायलट को पायलट कैसा होना चाहिए, उसकी डिग्री क्वालिफिकेशन कौन सा होना चाहिए, रडार कैसे चालू करना, रडार कैसे बंद करना, अदृश्य कैसे हो जाना, रडार कोई भी हो किसी के बीच में रडार के उसमें नहीं आना, और वो सीट्स कैसे एडजस्ट करना, पायलट को कौन सा डाइट लेना चाहिए, लाइफस्टाइल। प्रभु जी भोज नाम का राजा था, उन्होंने स्पेस में जाओगे तो कैसे डाइट लेना उसकी किताब लिखी है। किताब, वो राजा था,
और आपको मालूम होना चाहिए कि राजा के जो लक्षण होते हैं उसमें से वो बेस्ट कुक भी होना चाहिए। अगर कोई राजा है, कोई किंग बनता है, तो उसको आपको ऐसा मत समझिए कि वो धनुर्विद्या आनी चाहिए, उसको ये आना चाहिए, राजनीति आना चाहिए, कूटनीति आना चाहिए, वो तो आनी चाहिए, लेकिन एक 32वां जो लक्षण है वो उसको अच्छा फूड भी बनाना आना चाहिए। तो वो राजा भोज अच्छा कुक था, और उसने किस में लिखा है किताब, बाकी तो उसकी कुकिंग के बारे में बहुत से ग्रंथ है, लेकिन एक ग्रंथ उसने लिखा है कि स्पेस में जाओगे तो आपको कैसे फूड लेना है। जैसे सुनीता विलियम्स जाती है या स्पेस के जो कोई जाते हैं तो उसको ट्रेनिंग दी जाती है, उसका फूड भी स्पेसिफिक होता है। तो उसी तरह से वो फूड कैसे बनाना, ग्रीन ग्राम को कैसे चेंज करना, और वो स्पेस में आपको कैसे हेल्प करेगा, उसको प्रोसेस 1 साल 2 साल पहले की जाती थी, उसको खिलाने की सब विधि होती थी, वो राजा भोज ने लिखा था। तो मैं अभी ये बता रहा हूँ कि वो खुद उसका फ्यूल बनाता था, उसकी मैकेनिकल डिजाइन उस स्पेस शटल की रावण ने बनाई थी। रूढ़ो हतो रावण शास्त्र वेता, नवे ग्रह निकट में रहता, हरि सीता कष्ट ऋतु कुबुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि। प्रॉब्लम रावण का ये था कि वो सब विद्या का उपयोग डोनाल्ड ट्रंप क्या करेगा या किंग जोन क्या करेगा, वो कोरिया वाला, वो पता नहीं। सदाम हुसैन के पास भी हथियार है, मेरे पास भी है, आपके पास भी है। अब वो AK-47 खराब नहीं है, कहाँ यूज करेंगे, कैसे करेंगे कि नहीं करेंगे, कब म्यान कर देंगे तलवार को और कब तलवार निकालेंगे, वो जो विवेक है, वो जो ज्ञान है, वो भारत के पास था। और जब जब हमने उस ज्ञान को छोड़ा हटा तो रावण बने, और जब उस ज्ञान का दूसरों के लिए उपयोग किया तब हम राम बने और हम खुद बन सकते हैं। तो आपको लगता है ये फिलोसॉफी है क्या? नहीं, ऐसा नहीं, वो जेनेटिक होता है। मैं आपको साबित कर दूंगा, और आप मैं साबित इसलिए करूंगा कि आपके जिन्स में वो बात समझने के लिए रूट पड़ेगा, आप समझेंगे और आप उसको और एलोबरेट कर पाएंगे या और एक्सप्लोर कर पाएंगे। मैं तो टेक्निकली थोड़ा वैध हूं, इसलिए मैं आपके सामने कुछ बता सकता हूं, लेकिन आप तो खुद महसूस करेंगे। तो जिन्स की जब बात आती है तो ये समस्या जो आज है ये है कि 40,000 साल से, ये जेनेटिक साइंटिस्ट का एक रिपोर्ट है और वो एक बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का रिपोर्ट है कि 40,000 साल से हमारा जीन डिटोरिएट हो रहा है। 40,000 साल का रिकॉर्ड हमारे पास है। तो ह्यूमन जीन्स बहुत म्यूटेशन में या खराब हो रहा है या डिजेनरेट हो रहा है या जैसा भी आप उसका अलग बोल सकते हैं, लेकिन ये 40,000 साल में भी पिछले 100 साल में जो 39,000 साल 900 साल में नहीं हुआ, ऐसा पिछले 100 साल में हुआ है। केमिकल फर्टिलाइजर कुछ भी खाते हैं, कैसे भी खाते हैं, कहाँ भी जाते हैं, कुछ भी लेते हैं, कुछ भी पहनते हैं, क्या क्या मीनिंग होता है, कब क्या करना, वो जो नॉलेज हमारा चला गया पश्चिम के पास तो वो है नहीं, उनको देना था, उसको देने वाले लोग हम लोग भ्रमित हो चुके हैं। हमारे पास जो ज्ञान है वो ज्ञान नहीं लगता, वो अज्ञान लगता है, तकियारुसी लगता है, ऑर्थोडॉक्स लगता है, वो या तो माइथोलॉजिकल लगता है, और जो बाहर से आता है वो बड़ा अच्छा है। इसलिए मैंने एकदम शुरू में बताया था, पुराण विद्य व साधु नचापि काव्यम नवनीत संतम परीक्षित अन्यतरम भजन। और हम लोगों को ऐसा नहीं कि ज्ञान नहीं चाहिए, हमने बोला था वेदों में आलो भद्रा कृतो वो यंतु विश्वता, that all the novels was come from all the side, दुनिया की हर बाजू से सुंदर विचार हमको प्राप्त हो। ऐसा नहीं कि कोई अमेरिका में कोई अच्छा विचार नहीं हो सकता, तो विचार तो उधर भी अच्छा हो सकता है, हमको चाहिए, लेकिन हम सब विचार को लेकर हम क्या करेंगे, हम पेटेंट नहीं करवाएंगे। कृण्वन्तो विश्वम आर्य, हम विश्व को सभ्य बनाने के लिए कुछ अच्छे विचार को हमारे में जोड़ेंगे और फिर से हम कुछ नया कुछ अच्छा बनाएंगे। तो ये जेनेटिक प्रॉब्लम आज सबसे ज्यादा आ रहा है। तो मेरा जो आज विषय रहेगा अभी कि हम लोग क्या करना चाहते हैं, आफ्टर उत्तम संतति या गर्भ संस्कार यानी क्या, करिश्मा बेन, जयेश भाई, हिना बेन, बाकी आप उसकी जो SOP बनाई गई है जिसके ऊपर वर्क हो रहा है, मैं सिर्फ थॉट्स और कॉन्सेप्ट रखने वाला हूँ, क्योंकि थॉट्स और कॉन्सेप्ट के ऊपर आप अपनी और डिजाइन भी बना सकते हो। वो आप में बेतावत विसर्जन कार्य रोगे यथा वो तो फिजिशियन का या लर्नेड पर्सन का काम है, उसको किस तरह से अप्लाई करना, कहाँ करना, कैसे करना, कुछ विचार होना चाहिए। तो जो विचार भारत ने रखा था, हमारे पास जो था, वो मैं आपके सामने रखूंगा। मैंने इस विषय को
गर्भ संस्कार को नाम दिया है या उस विषय का टाइटल जो मैंने बनाया है मैं आपके सामने, वो मेरा विचार है, शायद आप उसमें समझ हो लोग, मुझे पता नहीं, लेकिन वो आपके सामने मैं जरूर रखना चाहता हूँ। तो उसमें ये थोड़ी बैकग्राउंड के बाद आगे चलेंगे। जो हमने जामनगर में कुछ रिसर्च में करते करते कुछ हमारे सामने विषय आ गए, वही आपके सामने मैं रखने वाला हूँ। ज़्यादा कुछ उसमें बताना नहीं है। मैं जो विषय रखूंगा वो गर्भ विज्ञान है। एक तो अगर है तो संस्कार शब्द की व्याख्या भी करूंगा, फिर भी गर्भ संस्कार शब्द भूल जाइए। पहले तो गर्भ विज्ञान समझिए। विज्ञान और संस्कार एक है या संस्कार का वैज्ञानिक स्वरूप क्या हो सकता है वो जरूर बताऊंगा। फिर बात का बैकग्राउंड बनाते हुए आर्ट और साइंस सिर्फ साइंस नहीं है, और वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग। हम लोग मानते हैं कि जीन्स, जेनेटिक्स और जेनेटिक इंजीनियरिंग वो विश्व में है, अमेरिका में है, वही सोच सकते हैं। उसमें बड़े साधन चाहिए, संसाधन चाहिए, एपरेटस चाहिए, इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, पैसा चाहिए, वैज्ञानिक लोग चाहिए, और हम लोग उसमें क्या चर्चा करेंगे और भारत क्या चर्चा करेगा। लेकिन आपको ताज्जुब होगा, आपको आश्चर्य होगा, अभी अमेरिका का नेशनल जीनोम सेंटर भी वहाँ नहीं पहुँचा है। वहाँ हमारे उनके पहुँच चुके थे और हम अभी पहुँच सकते हैं, आज भी पहुँच सकते हैं, पहुँचे हुए हैं। कैसे पहुँचेंगे, क्या उसका टूल्स होगा, वो आपके सामने जरूर रखेंगे। मैंने थोड़ा जो एक क्लासिफिकेशन किया है, तो आप गर्भ और संस्कार, गर्भ संस्कार वैसे एक वर्ड लगता है, लेकिन थोड़ा गर्भ को आज समझना पड़ेगा, फीचर्स क्या, और वो संस्कार नाम की जो प्रोसीजर है वो क्या है, दोनों को थोड़ा अलग अलग करके फिर जोड़ना चाहिए। इसलिए मैंने एक वर्ड का दो वर्ड में डिवाइड आपके सामने कर दिया है। तो डेस्टिनी इज रिटन इन द वॉम। गर्भ के ऊपर आप वो प्रोसीजर करेंगे जो उनका नियति, उनका भविष्य आप कर सकते हो, हम कर सकते हैं। वही एक जगह है जहां हम सब कुछ कर सकते हैं, बाकी बाद में कम कर सकते हैं। जिंदगी के लास्ट अंत तक कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो कुछ कर सकते हैं वो गर्भ में कर सकते हैं। ऐसा हमारा मानना था, ऐसा हमारा प्रयोग था, ऐसी हमारी योजनाएं थी, ऐसी व्यवस्था थी। इसलिए कोई नई बात हम कर रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं, हजारों साल तक ये करते रहे। इसलिए हमारे पास उसका बड़ा ताकत वाला इतिहास है और उसकी प्रोसीजर के बारे में थोड़ा आपको बताया जाएगा। लेकिन आप जब प्रभु जी बता रहे थे मुझे बहुत आनंद आया, तो हम ये क्यों कर रहे हैं, ये मुंबई में गर्भ विज्ञान के बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं, शायद कुछ इधर एक्टिविटी जामनगर जैसी इधर क्यों करना चाहते हैं, या सब जगह क्यों फैलनी चाहिए, पुणे के लोगों को क्यों ये मिलना चाहिए। ये हमारी अंदर की जो इच्छा है कि सब लोग उसको जाने, सबके पास पहुंच जाना चाहिए, लोग क्यों करना चाहते हैं। तो हमारे आर्यावर्त के एक ऋषि ने, भगवान मनु ने हमको आदेश किया कि एतद् देशस्य प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन् पृथ्व्या सर्वमानव। इस देश में जन्मने वाले, इस देश के जो नागरिक है, उनकी यह जिम्मेदारी है कि दुनिया के लिए रोल मॉडल बने। स्वम स्वम चरित्र, खुद का चरित्र ऐसा बनाओ कि दुनिया को लोग कहा कवि तो ऐसा बनना चाहिए, चित्रकार ऐसा होना चाहिए, फैशन डिजाइनर तो ऐसी बननी चाहिए, वैद्य तो ऐसा बनना चाहिए, डॉक्टर तो ऐसा बनना चाहिए, इंजीनियर तो ऐसा बनना चाहिए। तो वो दुनिया के सामने रोल मॉडल बनना है हमको। इसलिए हमारे चरित्र को खुद ही को कर इतना बुलंद, हमने तो सिर्फ दुनिया का नहीं, खुद ही को कर इतना बुलंद, खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है, खुद खुदा बन जाए। इतनी ताकत है हमारे में, वो पोटेंसी है, लेकिन वो करनी पड़ेगी। हमको आदेश मिला है, हमारे पुरखों ने वो करके दिखाया है। आदेश और मेथोडोलॉजी दोनों दिया है, सिर्फ आदेश दे दिया कि जाओ,
पूना जीत के आओ, सूरत जीत के आओ, शिवाजी महाराज को ऐसा कोई आदेश मिला और ऐसा नहीं। उसके साथ सब सिस्टम भी चलती है। यंत्र, तंत्र और मंत्र तीनों मिलकर सिस्टम बनती है। कुछ यंत्र चाहिए, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, कुछ मंत्र, कुछ एसओपी, कुछ उसका विचार विधान होता है। तो यंत्र भी चाहिए, मंत्र भी चाहिए, तंत्र मैकेनिज्म चाहिए, मेथोडोलॉजी चाहिए, तब मिलकर कुछ विज्ञान होता है। हम तीनों का प्रयोग करके उस जेनेटिक इंजीनियरिंग में पहुंचे हैं। थोड़ा जेनेटिक्स के बारे में रेफर करा दूं तो साइंस डीलिंग विद ट्रेड के साथ जो साइंस जुड़ा हुआ है उसको जेनेटिक्स कहते हैं। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या तीन चीजें होती है बेसिकली जो आज करते हैं। या तो जो टेक्नोलॉजी है, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, तो वो टेक्नोलॉजी में या तो कुछ खराब है वो निकालते हैं, कुछ ऐड करते हैं, तो कुछ मॉडिफाई हो जाता है, या कुछ मॉडिफाई स्पेसिफिक करते हैं। तो वो तीनों चीज जिन्स में किया जाता है, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग है। जो आज का वो कन्वेंशनल, या अभी तो ठीक है कन्वेंशनल तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक जिन्स को मूव कराना, दूसरे जिन्स के पास ले जाना, एक जिन्स को हटाना, अच्छे जिन्स को रखना, बुरे जिन्स को निकालना वगैरह वगैरह, उस जेनेटिक इंजीनियरिंग है। उसके जो 3-4 प्रकार है, ज़्यादा वो डिटेल आपसे बात नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रयोग जो हुए हैं, कहाँ होते हैं। सिलेक्टिव ब्रीडिंग में होता है, जैसे आपको आपके घर में जो आती है जीएम फूड जो आने लगा है, तो कितना डेंजरस है वो बाद में बताऊंगा। लेकिन जैसे ऑरेंज कलर का कैप्सिकम, तो ऑरेंज कलर का कैप्सिकम क्या होता है? जैसे मूछ वाली महिला, कितना बुरा लगता है सुन के, और पर्स में सेविंग किट रखनी चाहिए तो कितना बुरा लगता है, बुरा तो लगता ही। तो उसी तरह से ये बुरा लगना चाहिए। जो ग्रीन कैप्सिकम जो सबने देखा है, अभी तक देखा है, उसको ऑरेंज कर देना, सिर्फ वो ऑरेंज नहीं हो गया। आपकी जो द्राक्ष आती है, ग्रेप्स आते हैं जो सीडलेस कर दी, आपको लगता है वो यहाँ तो सब ऑलमोस्ट मुझसे भी यंग है, लेकिन आप अपने पेरेंट्स को पूछिए, या शायद आपने भी 10 साल पहले इतनी स्वीट नहीं थी द्राक्ष ग्रेप्स, जो इतनी स्वीटर हो गई है। तो वो ज्यादा स्वीट कर दिया, सीड्स हटा दिया, और हमको लगता है कि वो अभी तो बीज आलू नहीं आवे, अब सीड नहीं आएगा, हम अच्छे ढंग से खा सकते हैं, अच्छे ढंग से उनका जूस बना सकते हैं। अब सीडलेस द्राक्ष बनाने से, ग्रेप बनाने से आदमियों का ओलिगोस्पर्मिया है, एजोस्पर्मिया हो रहा है, पता चल रहा है। वो साइंटिस्ट को भी मालूम नहीं था, अभी उसको पता चल रहा है कि आपने जो रिसर्च किया उस रिसर्च से प्रैक्टिकली क्या हो रहा है। सीड हटा लिया वो तो एक अच्छी बात है, बड़ी बात है, लेकिन उस सीड वाली फ्रूट को खाने से, वेजिटेबल को खाने से बॉडी भी क्या चेंज होता है, ह्यूमन जीन्स में क्या चेंज हो रहा है, उसमें तो आपके पास समय होना चाहिए देखने के लिए। टाइम टेस्टेड तो है नहीं, वो तो गिमिक्स है, वो तो आपको सामने एक जादू टोना जैसा कर दिया, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये आपके घर में सब हो रहा है, हमारे यहाँ कुछ अच्छी बातें भी हो रही है उससे। जो ये आपको फूड का, वेजिटेबल्स का आपके घर में जो आ रहा है बताया, कुछ बैक्टीरिया ऐसे बनाए गए, जैसे ऑयल पिलिंग हुआ, भाई बड़ी टैंकर रिलायंस की आ रही हो, वो ऑयल गिर गया, मतलब टूट गई टैंकर, तो उसको खा जाने वाले बैक्टीरिया बने, तो कुछ साइंस का फायदा भी है। अब नहीं तो समुद्र में आग लगती, समुद्र में इतना टन अगर ऑयल स्प्रेड होता तो कितना समुद्र के जीव मर जाते, तो कुछ तो उसका फायदा भी है। कुछ हम अलग अलग जगह पे काम करते हैं। आपके घर में जो मार्केट में, आपके घर में जो आता है, जैसे आती है ओल मक्का, अब वो अमेरिकन मक्का ही बोलते हैं, अब वो स्वीट ही होती है। अब वो अमेरिकन इसलिए वैसे भी स्वीट लगती है, और खाने से तो और स्वीट लगती है, लेकिन वो मक्का ही है ही नहीं, वो जेनेटिक मॉडिफाइड है। अब उससे बॉडी में क्या चेंज होता है वो आपको क्या काम मालूम है, अब बनाने वाले को भी काम मालूम है। बीटी कॉटन, गुजरात ने पॉलिटिकल माइलेज बढ़ा दिया, तो हमने किसानों को बहुत पैसा दिलवाया, चाइना को हमने घबरा दिया, लेकिन उस बीटी कॉटन के दुष्प्रभाव क्या है वो तो अभी पता चला। उसके कपड़े पहनने से कैंसर होता है, स्किन का कैंसर। उस कॉटन सीड का अगर हमने वो ऑयल केक बनाया तो गाय उसको खा के उसका बच्चेदानी गर्भाशय यूट्रस बाहर निकल गया, वो कहाँ मालूम।
किसान को बहुत पैसा मिला, हमने बीटी कॉटन चाइना को बीट कर दिया। चाइना इंतजार ही कर रहा था, मॉन्सेटा इंतजार ही कर रहा था, अब उसमें फंस गए। अपने ओरिजिनल बीज हमने गंवा दिए। किसान आज मॉन्सेटा के अंदर कंट्रोल में है टोटल। सरकार किसी की भी आ जाए, हम कुछ नहीं कर सकते। पूरा वर्ल्ड के ऊपर 10-12 कंपनियां राज करती है, उसमें एक मॉन्सेटा। किसान के पास बीज नहीं है, तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का कमाल नहीं है। ये रावण के हाथ में शस्त्र आ गया है, ये सद्दाम हुसैन के हाथ में शस्त्र आ गया है। शस्त्र तो चाहिए। दधी जी ने अपने हड्डी दे दी। वृत्रासुर नाम के राक्षस को मारने के लिए इंद्र के पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं था। तो दधी जी जैसे ऋषि या अच्छा काम करने वाला ब्राह्मण, ऋषि, टीचर अपने जात को दे देते कि तुम मेरे हड्डी से वो इंस्ट्रूमेंट बनाओ, चलो उसको मारना है। समाज को जो प्रताड़ित करता है, तो मेरी जान जाए तो भले जाए, मैं किसी की जान नहीं लूंगा, मैं किसी की जान जाने भी नहीं दूंगा, चले चाहे मेरी जान चली जाए। वो जो हमारा चिंतन था वो आज जेनेटिक इंजीनियरिंग से हम बहुत गवा चुके हैं। अभी ज़्यादा उसमें तो नहीं जाएंगे, लेकिन हम जो डीएनए चेक करते हैं, जैसे किसी को ऊपर रैप हुआ तो हम तय करते हैं 5 में से किसने रैप किया। तो वो टेक्नोलॉजी का थोड़ा फायदा भी है, फॉरेंसिक साइंस में उनका बड़ा उपयोग है। तो कोई विज्ञान का कोई उपयोग नहीं है ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। लेकिन मैं आपके सामने वृक्षायुर्वेद का एक रेफरेंस आपके सामने रखा हूँ। एक नहीं 4-5-6 रेफरेंस रखे हैं। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग कितना डेवलप था हमारे देश में, वो आप देखिए। इसका रेफरेंस तो बहुत है, लेकिन मैं आपके सामने एक आध छोटा वार्ता यानी कि बैंगन के बीज को आप मंडूकपर्णी के स्वरस से, फिर गुरु जी के स्वरस से, ऐसे करते करते प्रोसेस करते करते बैंगन के बीज में से आप करेला बना सकते हो। ये किसने बोला? वृक्षायुर्वेद के ऋषियों ने। जेनेटिक मॉडिफिकेशन वाज देयर। हम कर सकते थे, जेनेटिक इंजीनियरिंग हमको आता था, लेकिन कैसे करना, क्या करना, उससे क्या नुकसान हो सकता है, वो सब मालूम था। और ये वृक्षायुर्वेद में 3रा चैप्टर है, ये बहुत पुराना ग्रंथ है, उसमें विचित्र विद्या नामक एक चैप्टर है। उसमें विचित्र विद्या इसलिए पहले रेफरेंस दिया, फिर बाद में भी बताया कि अभी जो विद्या बता रहे हैं उसका नाम है विचित्र विद्या। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग है, ये अच्छा नहीं है, नॉर्मल नहीं है, ये विचित्र है, ये चित्र नहीं है, विचित्र है। लेकिन राजा के पास ऐसे एक्सपर्ट रखना भी चाहिए और उसका प्रयोग कभी कभी करना चाहिए। ये आमतौर पे नहीं करना है, ये एक साइंस है। आप बैंगन में से करेला बना सकते हो। बोनसाई का भी एक वर्णन है, शायद मेरे पास है। हाँ, जैसे वामन पुष्प फलो विद्वते। आप अगर वट का बोनसाई बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, ये शास्त्र के हिसाब से उसकी प्रोसीजर है। वट वृक्ष जो बनियन ट्री इतना बड़ा है, हम लोग कहते हैं कि वो चाइनीज मेथड है या जापानीज मेथड से हम उसको बोनसाई बना सकते हैं, घर में रख सकते हैं। तो वो वामन करना, एक बड़े वृक्ष को वामन करना, एक बड़े पुरुष को वामन करना, एक वामन को विराट करना, वो सब विद्या के बारे में। उसकी प्रोसीजर, टेक्नोलॉजी, उसमें क्या यूज करना, क्या नहीं करना, ये सिर्फ रेफरेंस के तौर पे आपको बता रहा हूं कि आप कभी ऐसा मत सोचिए कि हमारे देश में कुछ नहीं था और वो टेक्नोलॉजी बखूबी हम कर सकते थे, लेकिन उसका विवेक था। और जहां वो रेफरेंस थे, जहां वो रिसर्च बताया गया था, वहीं उसके पहले और बाद में बताया था कि राजा के कंट्रोल में होना चाहिए। राजा के पास ऐसे एक्सपर्ट तो होना चाहिए कि कुछ भी बना सके, कभी कुछ जरूरत पड़ी तो कुछ करना भी चाहिए, लेकिन वो आमतौर पर नहीं होना चाहिए, वो जनरल प्रैक्टिस में नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर बहुत से ऋषि मुनियों के, जिसके पास धर्मदंड था, वही कमांड उसके पास रहता था। हमारे जो मिसाइल होती है उसका कमांड या तो आर्मी चीफ के पास होता है, होम मिनिस्टर के पास, ये चीफ के पास नहीं रहता। होम मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, लेकिन मिसाइल का कमांड, जो कमांड एक्चुअली जो कमांड है वो तो मिसाइल टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट है, आर्मी चीफ या XYZ, उसके पास ही होता है। ठीक है, उसके ऊपर पॉलिटिकल सिस्टम के हिसाब से कमांड वो दे सकता है कि तुम ये करो, लेकिन वो टेक्नोलॉजी तो वही जानता है। तो वो पूरा कमांड धर्मशास्त्रों के पास था, राजा के ऊपर भी नहीं था, राजा के पास नहीं, वो ऋषि मुनियों के पास रहता था कि ये करना कि नहीं करना। ठीक है, तो पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के पीछे लगा हुआ है कि हम कुछ ऐसा बच्चा पैदा कर दें, हम ऐसी बकरी पैदा कर दें, हम ऐसा कुत्ता पैदा कर दें,
हम ये कुछ कर दे, ये कर दे, वो कर दे, ऐसा भी एक कौतुक चला है। और दूसरी विडंबना है जो मैंने बताया कि जेनेटिक डिटोरिएशन होते होते जेनेटिक डिजीज बहुत बढ़ रहे हैं। 21 प्रकार के जेनेटिक डिजीज अभी जो आइडेंटिफाई हुए हैं, जिसको आप एक दो को जानते हैं, थैलेसीमिया, जैसे थैलेसीमिया माइनर, मेजर, ऐसा वो कॉमन लोग जानते हैं, डाउन सिंड्रोम, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ऐसा कुछ नाम आपने सुने होंगे क्योंकि व्यवहार में बहुत दिखने लगे हैं। मुंबई जैसे महानगर में आपको मालूम होना चाहिए, आप जिस शहर में रहते हैं, मतलब हर शहर का अपना अपना होता है, लेकिन मुंबई में 25% ओलिगोस्पर्मिया है, शुक्राणु की अल्पता, बच्चे नहीं होना, ऐसे 20 से 30 साल के लोग यंगस्टर्स में 25% ओलिगोस्पर्मिया है। हर 18 साल की लड़की मुंबई में रहने वाली और 25 साल के बीच में जो लड़की है, महिला है, तो PCOS, PCOD है। आप ऐसा मत सोचिए कि वो नॉर्मल है, दिखने वाले नॉर्मल, ऐसा नहीं है, ये लाइफस्टाइल का प्रॉब्लम है। अब मुंबई का लाइफस्टाइल कोई खराब है ऐसा बोलने में नहीं चाहता हूँ, या न्यूयॉर्क की लाइफस्टाइल खराब है, तो गांव में और कुछ है, टाउन में और कुछ है, हर जगह भी अपनी लाइफस्टाइल को समझना पड़ता है कि हम लोग कैसे जी रहे हैं। और ये लेकिन हम लोग तो जिंदा है, ठीक है, चल जाएंगे, लेकिन नई जनरेशन को हम वो ट्रांसफर कर रहे हैं, हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, हम उसको गिफ्ट में दे रहे हैं, वारस में दे रहे हैं, और वो ठीक होने वाली चीज नहीं। आज जो हमारा जेनेटिक म्यूटेशन हो रहा है, वो नई पीढ़ी में तो वो एक गंभीर समस्या बढ़ जाएगी। थैलेसीमिया माइनर किसी को है, ठीक है, उसका एचबी कम रहेगा, कम्युनिटी कम रहेगी। दूसरा थैलेसीमिया माइनर वाला हो गया, पति उसका, लड़की का, तो वो भी ठीक है, कभी बीमार हो सकता है, लेकिन एकदम टेक्निकली बोथ आर नॉर्मल। लेकिन जब शादी करते हैं और उसको थैलेसीमिया मेजर बच्चे को आता है, जब वो दोनों को वो 31 जो जेनेटिक पेयर है वो वीक है, खराब है, डिटोरिएट है, जो भी उसको बोल सकते हैं, फॉल्टी है, लेकिन जब वो बच्चा उसका जन्मेगा तो उसको थैलेसीमिया मेजर हो सकता है, तो उसको कोई ठीक नहीं कर सकता। एवरी 15 डेज 30 डेज ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ेगा। ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते रहते फिर आयरन ओवरलोडिंग होगा, फिर डेस्पेराल देते रहेंगे, फिर चिलिएशन करने के लिए जो प्रोसेस होती है, फिर लीवर टफ स्टोनी हार्ड हो जाता है, फिर आज बच्चा वो 22-20 साल के बाद जिंदा रहा तो बड़ी आश्चर्य करने वाली घटना हो जाएगी। और वो बचाना भी गाँव में तो मुश्किल है, इवन शहर में कहाँ से हर 15-20 दिन 30 दिन में ब्लड लाना, तो बड़ी विडंबना है। विज्ञान का आशीर्वाद है, लेकिन विज्ञान के साथ अगर हम बराबर नहीं रह पाए, जो भारत में जो विवेक था, भारत में जो साधना थी, भारत में जो प्रचलन था, भारत में जो प्रैक्टिस में था, जिसको हम संस्कार कहते हैं। संस्कार यानी कोई चांदी बेदी धोती छोटी मोटी, वो कोई संस्कार वाली बात नहीं है, वो एक कुछ बाया परिवेश है, उसका भी एक यूज है। पता चलता है कि ये साउथ इंडियन है और उसमें भी ये केरलियन है, त्रिपुण डाल दिया तो लगता है कि वो शायद वो पुष्टि मार्गी होगा, ऐसा करेगा तो, और रेड होगा तो पता चलता है वो स्वामीनारायण वाला है। छोटी सी पीली पत्ती होगी मतलब तो वो जैन होगा, लाल पत्ती होगी तो समझेंगे वो ये होगा, मतलब ऐसा कुछ न कुछ पता चलता है कि वो कहीं फॉलो कर रहा है कोई सिस्टम को, कोई कस्टम को, उससे अलावा और कुछ नहीं, अंदर कुछ चेंज नहीं होता। तो अंदरूनी जो प्रॉब्लम है या अंदरूनी जो चेंजेस है उसको हम संस्कार बोलते हैं, जिसके बारे में अभी मैं बताने वाला हूँ। वो प्रोसेस कैसे होता था, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के साथ कैसे फिट होते थे। अभी जिसके लिए हम पूरा काम कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं न्यू जनरेशन, हम अच्छी जनरेशन, तो संतति इसको बोलते हैं। संतति की जो डेफिनेशन है, संतति अविच्छिन्न धारा, गोत्रम वंशम परंपरा, गोत्र को, जेनेटिक ट्रेट को, पर्टिकुलर जेनेटिक ट्रेट को वो फॉलो करती है। गोत्रम वंशम परंपरा, संत जो संतति है वो क्या है, संतान है, नई जनरेशन है, वो क्या है, कोई एक ट्रेट को, कोई एक पैटर्न को वो फॉलो कर रहा है। कोई, अब आपको ये तो हमारी उपनिषद की व्याख्या हुई, ये आयुर्वेद की व्याख्या हुई, ये संस्कृत में हुआ, लेकिन द डीएनए सीक्वेंस इज मेंटेन जनरेशन टू जनरेशन।
अविच्छिन्न धारा, जनरेशन टू जनरेशन। ये डीएनए सीक्वेंस की व्याख्या वही व्याख्या है जो उपनिषद में, जो पुराणों में, जो भारत में बताई गई थी कि संतति यानी डीएनए अविच्छिन्न धारा, वो कभी न टूटने वाली कड़ी है। द डीएनए सीक्वेंस लाइव्स फॉरएवर। आदमी मर जाता है लेकिन उसके जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग या जेनेटिक जो पैटर्न है वो उसके बच्चे में रहेगी, उसके बच्चे में वो आने वाली है। तो वो संतति की वही व्याख्या है ना। संतति यानी इसका बच्चा, ऐसी बात नहीं है। बच्चा, संतति, चाइल्ड, तो वो क्या है? पर्टिकुलर ट्रेट को वो फॉलो कर रहा है। वही डीएनए की डेफिनेशन है। तो हमारे शास्त्र में तो यही बात शुरू होती है कि कैसे जीन्स जुड़ते हैं, कैसे संतति बनती है। तो पहली शर्त थी अतुल्य गोत्र। सेम जेनेटिक पैटर्न को शादी नहीं करनी चाहिए। अतुल्य यानी तुल्य यानी नहीं, सरखा नहीं, अनकॉमन होना चाहिए। कॉमन जैसे थैलेसीमिया माइनर और थैलेसीमिया माइनर, पुरुष का स्त्री का, तो कॉमन हो गया। तुल्य गोत्र हो गया, समान गोत्र हो गया, तो उसको शादी नहीं करना है। जो साइंस कहता है वही बात हमारा शास्त्र कहता था। अगर सेम जेनेटिक पैटर्न है तो प्रॉब्लम करेगा। तो आपके उत्तम संतति के बाद में पहले तो प्रॉब्लम ना आना चाहिए। उत्तम कैसे करना वो एक बड़ी और बात है, वो आगे देखेंगे और उसके लिए पूरा दिन उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे कि वो क्या करते हैं। लेकिन अतुल्य गोत्र, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी जो दो मेल और फीमेल पार्टनर है उनका जेनेटिक पैटर्न में कुछ डिफरेंस होना चाहिए। इसलिए सेम समान गोत्र में शादी नहीं होती है। आप जानते हैं आपके गोत्र क्या है? जिसको मालूम है वो अपना रेज और राइट हैंड। गोत्र क्या है वो मालूम है, अपना गोत्र मालूम है। साधु का गोत्र भी कम हो जाता है, इसलिए अलग बात है। लेकिन जो गोत्र मालूम नहीं है तो भी गोत्र है आपका, वो समझ लीजिए। पहले डोनाल्ड ट्रंप का भी गोत्र है। हाँ, ऐसा मत मानिए कि अमेरिका में कोई गोत्र नहीं है। उनको मालूम नहीं, उनका क्या प्रॉब्लम, हमारा क्या प्रॉब्लम है? उनका प्रॉब्लम है गोत्र यानी, और उसका जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग हो भी सकती है, आज भी उसका हो सकता है और वो करते भी होंगे। अमेरिका का प्रेसिडेंट है, उसका जेनेटिक प्रोफाइल करते ही होंगे, करना ही चाहिए। उनको कोई प्रॉब्लम हुआ, उसके ऊपर कुछ मदद करनी है तो कैसे करना है। जैसे ब्लड ग्रुप आपका अपनी पॉकेट में होना चाहिए, आपके मोबाइल में स्टोर होना चाहिए, सबको मालूम होना चाहिए। तो इमरजेंसी में कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़े ना करना रहे तो आपका ब्लड ग्रुप, तो उसी तरह से जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग भी होनी चाहिए। तो जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग दैट इज गोत्र, दैट इज आपकी कुंडली। कुंडली में हमारा ये सब होता है। कुंडली नथिंग बट जीपीएस, हमारा जीपीएस है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जो है जिस समय पे हमारा जन्म हुआ, आविष्कार हुआ, उस समय पे बुध कहाँ सिचुएटेड था, उस समय शुक्र कहाँ था, उस समय शनि कहाँ था। हर प्लेनेट घूमते रहते हैं पिंडे सौ ब्रह्मांड में, हर प्लेनेट का, हर आजू बाजू की सराउंडिंग का, न सिर्फ प्लेनेट, सब वस्तु का हमारा बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। हम कब उससे ट्यून होते हैं, कैसे होते हैं, पता ही नहीं चलता। वो एक बड़ी सूक्ष्म प्रक्रिया है। वो आएगा आपका जो प्राणमय कोष और मनोमय कोष की जब बात चलेगी, उस हमारा जो, ये तो फिजिकल बॉडी है, अल्टर बॉडी अलग चीज है, उसके ऊपर वो इम्पैक्ट करती है। वो थोड़ी चर्चा आगे करिश्मा मेरा आपके सामने करने वाली है। लेकिन उस अल्टर बॉडी जो है उसके ऊपर सब इम्पैक्ट करता है। तो सिर्फ फिजिकल बॉडी में तो बहुत हम प्रोटेक्ट रहते हैं। बच्चे को जॉनसन एंड जॉनसन की 64 आइटम आती है। बच्चे को सुबह से लेकर नवड़ा भी, दौड़ा भी, खोबड़ा भी, चूड़ा भी, ऐसा है। लेकिन वो बच्चा बीमार ही रहता है। जॉनसन की 64 आइटम उसको खिलाने के बाद, नहलाने के बाद, लगाने के बाद पूरा अमेरिका को पैसा दे दिया, फिर भी वो जॉनसन एंड जॉनसन उस बच्चे का कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकती, क्योंकि वो सब फिजिकल लेवल पे है ना, मेंटल लेवल, और उससे आगे भी जो शर्ट पोस्ट की बात करेंगे तब करेंगे। लेकिन ये गोत्र पहले तो आपका फिंगरप्रिंटिंग करना पड़ेगा, आपको मालूम होना चाहिए, और मालूम आपको नहीं है तो कोई बात नहीं। जैसे अभी ये फिंगरप्रिंटिंग, ये डाउन सिंड्रोम का जीन है, उसका जेनेटिक प्रोफाइल है, तो कोई एक पैर पुरुष और स्त्री की अलग अलग है तो वो बच्चे को डाउन सिंड्रोम का रोग होता है, वो आप देख सकते हैं। लेकिन वो शास्त्रों ने वो बताया, ये डाउन सिंड्रोम का जेनेटिक प्रोफाइल है।
कैसे जीन्स होते हैं। डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे का ब्लड में पिक्चर में ये कौन सा जीन्स आप देख सकते हैं, जो 21st और 22nd जो जीन्स है उसमें प्रॉब्लम है। वो डीप जेनेटिक साइंस है अभी इसमें तो, लेकिन पुरुष का और स्त्री का जेनेटिक एक सरखा होगा, मतलब वो जेनेटिक प्रोफाइल उसकी सबकी देखनी पड़ेगी, जिसको हमने बोला था गोत्र। मैं और डिटेल में समझाऊंगा गोत्र और जीन्स के बारे में, जब इंटरप्रिटेशन थोड़ा आपके सामने रखूंगा तब आप ज्यादा समझ पाएंगे। लेकिन हमारे शास्त्रों को पहले से बता दिया, हजारों साल पहले मालूम था कि मनुष्य में क्या क्या एनोमली आ सकती है, ह्यूमन में कौन सी एनोमली आ सकती है, कैसे आ सकती है, कहां से आएगी, कैसे प्रिवेंट करना। ये संस्कृत में है इसलिए आप शायद पढ़ भी नहीं सकते होंगे, और दूसरा उसका इंटरप्रिटेशन करना भी मुश्किल है। ये तो हमारे बहुत से आयुर्वेदाचार्य पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, कभी ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में लिखा ऐसा किसी को मालूम भी नहीं था। बैठों के आयुर्वेदाचार्य को मैं बहुत गर्व के साथ बताना चाहता हूँ कि ये काम करने का मौका आपको मिला है, आप भी इसको मिल जाइए। हम दुनिया को बड़ा जेनेटिक साइंस दे सकते हैं, आज दे सकते हैं, अभी दे रहे हैं, लेकिन और आपके साथ जुड़ते हुए और भी दे सकते हैं। हमको अपने शास्त्र में श्रद्धा होनी चाहिए, और हमारी भाषा ही हमको नहीं आती। प्रॉब्लम क्या है, जैसे अभी प्रभु जी बता रहे थे, थोड़ा हमको लगता है कि हमको इंग्लिश आती है तो हम बहुत होशियार हो गए। मैं आपको दो चार उसकी टेक्निकलिटी बताऊं, आपको दर्द हो जाएगा, और आपको जो नहीं आता उससे और दर्द होगा। अल्फाबेट कितने हैं इंग्लिश के बताइए, जो थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम में पढ़े वो बताइए। थ्रू आउट नहीं, जो आप थ्रू आउट इंग्लिश में पढ़े, जो थ्रू आउट पढ़े पहले से नर्सरी से लेके पीजी तक इंग्लिश में किसी का हुआ है, किसी का हुआ है, हाँ आपका हुआ है, ठीक है। तो 26 अल्फाबेट्स। अच्छा, आपकी तमिल लैंग्वेज है ना, एक कौन सी है? मदर टंग तमिल है। तो मदर टंग वही तो आपकी लैंग्वेज बोली जाती है ना, इंग्लिश आपकी लैंग्वेज कैसे हो सकती है? बराबर। तो मदर टंग आपकी, उसके अल्फाबेट्स कितने हैं? नहीं मालूम। आपकी मदर टंग गुजराती, कितने अल्फाबेट्स हैं? नहीं, 42 और 44 भी बोल सकते हैं। हिंदी है 54 सिंधी। फिर संस्कृत के 64। तो जिसके अल्फाबेट्स ज्यादा है वो स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज होती है, याद रखिए। जिसके अल्फाबेट्स कम होते हैं, शॉर्ट होते हैं, जैसे चाइनीज लैंग्वेज, वो लिपि है, वो अभी वो पुरानी बात कर रहा है, उसके पास अल्फाबेट्स ऐसे नहीं है, कम से कम लिपि तो नहीं है। जो डायलेक्ट होता है, दूसरा फिर स्क्रिप्ट होती है, तो स्क्रिप्ट में तो और प्रॉब्लम है। तो हम लोग इस साइंस को कैसे समझते थे, ये मैं आपको फोनेटिक्स के बारे में बताऊं। हमको मालूम था कौन सा उच्चारण कहां से निकलता है। आई उल रुल ए ओम ए ओच हैवरत लर्न जबे गरदस जब खपा चटका चटकाओ कपै सस हल, ये 15 वर्ड है, जो 15 वर्ड में वर्ड की सब भाषाएं आ जाती है। मैं अच्छी जर्मनी बोल सकता हूँ अगर ये मुझे उच्चारण करना आता है। मैं कभी भी थोड़े दिन में फ्रेंच लैंग्वेज बोल सकता हूँ, थोड़ा दिन सुनते हुए। अगर मुझे ये 15 वर्ड आगे आता है, ये माहेश्वर सूत्र है, ये लैंग्वेज का कमांड है, जहां से निकली लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज निकली उसका कमांड है। ये कोडेड लैंग्वेज है, संस्कृत इज कोडेड लैंग्वेज, डॉट लैंग्वेज है। संस्कृत में वो ऐसा नहीं हो जैसे कंप्यूटर की डॉट लैंग्वेज है, उससे भी आगे ये लैंग्वेज है। तो हम जब बोलते हैं कि इचू यशा नाम तालु, ई जजा जजाया, कहां से बोलेंगे? तालु में से ही बोला जाएगा। रुटू रसा नाम मुर्दा, डाना, आप डाना बोलिए, वो मुर्दा में से निकलेगा। रू डाना। उपपद बादिया नाम गोष्ठो, ऊ पापा बाबा माँ, उपपद नाम का एक अल्फाबेट था जो आज हम नहीं बोल रहे हैं, वो वेदों में था। पापा बाबा तो बोलते हैं पा फा पा बा मा, वो होस्ट के द्वारा ही बोला जाएगा। यमगण नाना नासिका च, यामा गाना, वो नासिका से ही निकलेगा। कहां से पिच, कितनी वॉल्यूम, कितनी फ्रीक्वेंसी से वॉइस आप प्रोड्यूस करते हो, उसके ऊपर लैंग्वेज बनती है। और वो पिच, रिदम, रेट, वॉल्यूम, फ्रीक्वेंसी, वो सब सेट करते हुए संस्कृत लैंग्वेज बनती है। तो आपको संस्कृत अगर आती है तो आप दुनिया की कोई भी भाषा बोल सकते हो, वो सीखने में आसान है।
जर्मनी में कितने अल्फाबेट्स है मालूम है? कोई जर्मन गए या जर्मनी से कुछ आया था और कोई बोल रहे थे 12 वो नहीं बोल सकते। वो जब बोलने लगे तो बहुत से वर्ड नहीं बोल सकते। इसलिए कभी हमारे मोदी जी नरेंद्र भाई बोलते हैं सोनिया गांधी के लिए जो इटाली से आई है कि तुम हमारे एक सौराष्ट्र के टाउन है धांगध्रा, अब वो बोलते हैं कि अगर मैं पूरी राजगद्दी छोड़ देने के लिए तैयार हूं सोनिया गांधी के लिए, अगर वो बोलते धांगध्रा, वो बोलेंगे ढगेधड़ा, वो नहीं बोल पाएगी धांगध्रा, वो नहीं बोल पाएगी क्योंकि उनके उच्चारण शास्त्र में प्रॉब्लम है। जब मुंबई आए लोग, ये यूरोपियन लोग खास करके अंग्रेज लोग आए, पहले तो कलकत्ता थे फिर इधर आए, तो कोलकाता से जब इधर आए तब पूछे कि ये कौन सा गांव है, तो ना तो उनको मराठी आती थी ना उन लोगों को इंग्लिश आती थी। पूछा है कौन सा, तो वो लोग को समझ गया ये पूछना चाहते थे ये गांव का नाम क्या, तो उन लोगों ने बोला आमची मुंबई, हमारा मुंबई है ये। अब उन्होंने सुना तो मुंबई, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने सुना तो उसको ऑडिटर इग्नोर का प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने सुना तो लगा कि हाँ मुंबई, लेकिन जब बोलने लगे तो देखा प्रोड्यूस मुंबई से, तो वो बोले बॉम्बे, क्योंकि उनकी जो ग्लॉसोफेरिंजियल और फेशियल नर्व इतना वो टोन अप नहीं है वो बोलने के लिए, क्योंकि उन्होंने सुना ही नहीं है वो बार बार, तो वो बोल नहीं सकते थे, इसलिए बोलना चाहते हैं मुंबई, सुना है मुंबई लेकिन बोलेंगे बॉम्बे, तो वो बॉम्बे बोलेगा और फिर स्पेलिंग करेंगे ऐसे ही है। मैं कच्छ का हूं, आप जब सुना उन्होंने कच्छ तो वो बोले कुछ, तो KUTCH स्पेलिंग लिखा उसने। अभी तो भारत ने सरकार ने और बदल दिया कि मुंबई तो मुंबई ही रहेगा, चेन्नई तो चेन्नई ही रहेगा, वो कर रहे हैं ठीक है, लेकिन उनके उच्चारण के प्रॉब्लम की वजह से देश का नाम बदल गया। वो नहीं बोल सकते थे हिंदू, हिंदू शब्द बोल नहीं सकते हैं वो, इसलिए बोलते थे इंडू, इंडस, इंडियन। इस देश का नाम उन्होंने बदल दिया और हम लोगों ने मान लिया। जिस देश का नाम भारत था हजारों लाखों साल से, जिसको हिंदुस्तान कहते थे, अब वो हिंदू शब्द बोल नहीं सकते थे। हिंदू कोई रिलीजन थोड़ा है, हिंदू कोई चांदला चप्पल चोटला धोतिया खोतिया वो नहीं है। हिंदू एक कल्चर है, हिंदू एक सोसाइटी है, हिंदू एक मानस है, हिंदू एक सभ्यता है, वहां रहने वाला उस एरिया में रहने वाला हिंदू है। तो वो हिंदू शब्द बोल नहीं सकते थे, इसलिए वो बोलते थे इंडू, इंडस, इंडियन। और भारत में भी वो ऐसे हमारे राजनेता थे जिन्होंने वो स्वीकार लिया। कोई दुनिया के कोई देश का नाम दो नहीं है। फिर भारत के ऐसे नेशनलिस्ट लोगों ने आंदोलन किया, जब हमारा घटना बन रही थी, ये कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो देश का नाम क्या, देश का नाम अब क्या रखेंगे। 1947 में देश का नाम फिर से तय करने के लिए बैठ गए। हजारों साल तक इस देश का नाम भारत था, लोग आते थे पूछते थे उस पासपोर्ट में कहां जा रहा हूं, हिंदुस्तान जा रहा हूं, उसको भी मालूम था हिंदुस्तान हिंदुस्तान जो भी बोलता था वो, लेकिन उसका नाम फिर से रखने के लिए कमेटी बनेगी, इसका इस देश का नाम क्या रहेगा। जैसे लड़की की शादी होती है फिर वहां कहते हैं कि इसको क्या नाम से बोलेंगे, तो वो तो उनको एक सुविधा के जनक से उसको ज्यादा प्रेम करना है, पहले दिन से प्रेम करना है, इसलिए वो नाम अलग रख सकते हैं ससुराल में, उसका अलग एक कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उस परंपरा का। लेकिन इस देश का नाम तो फिर नेशनलिस्ट लोगों ने, RSS के लोगों ने, हमारे अच्छे ऐसे भारतीय लोगों ने बोला कि भाई ये भारत है, ये हिंदुस्तान है, नाम क्यों बदल रहे हो। बहुत बड़े आंदोलन करने के बाद फिर उस कमेटी ने तय किया, और वो हमारे देश में जो आधा अधूरा जो कहता है कि इंडिया दैट इज भारत, इंडिया भी है भारत भी, आपके स्टैम्प में, कोइन में, रुपीज में, सब जगह इंडिया भी लिखा है, भारत भी लिखा है। वर्ल्ड के कोई भी 300 देश में से कोई एक दो नाम वाला देश नहीं है, ये भारत। यही जेनेटिक प्रॉब्लम है हमारा, जो आज प्रॉब्लम हो चुका है, ये हो चुका है कि हम दूसरों को बड़ा मानते हैं। और वो बोलने लगा काऊ, हमारी गाय घूमती थी, फिरती थी, उनके यहाँ जो होती है वो काऊ होती है। पृथ्वी के ऊपर 55,000 मैमल्स है, स्तनधारी प्राणी जिसको दूध आता है, उस मैमल्स में से एक वन काऊ, जो काऊ है वो यूरोप और अमेरिका में होती है, भारत में नहीं होती है। कोई प्राणी इधर होता है, कोई उधर होता है, जैसे मैंगो इधर होता है उधर नहीं होता। लेकिन मैंगो की बारे में, मैंगो का न्यूट्रिशन क्या है, मैंगो का टेस्ट क्या होता है, मैंगो के प्रकार कैसे होते हैं, वो कौन लिखेंगे, यूरोपियन बॉटनिस्ट लिखता है, और वो आपको पढ़ना पड़ता है। यहाँ होता ही नहीं मैंगो, लेकिन पढ़ना उसका पड़ता है। जो काऊ उधर थी, जो भारत में नहीं थी, वो सही बात है, काऊ उधर थी, हमारे देश में नहीं थी, तो वो जो काऊ आई,
कैसे आ गई आपको समझाऊं, और काउ वर्ड कैसे आ गया मैं समझने के लिए ये हमारा प्रॉब्लम आप समझ सकते हो, इसलिए माइंडसेट करना पड़ेगा हम जिस काम में जा रहे हैं। तो भारत में तो गाय घूमती थी जेनेटिकली। अवर काउ, मैं काउ बोलने के लिए कोई अच्छा नहीं लग रहा है, हमारी जो गाय माता है वो बोस इंडिकस है, उसका जीन्स अलग है, डीएनए अलग है। और जो यूरोप और अमेरिका में होती है जो काउ होती है वो बोस टोरस है, दिखती है एक सरखी है, लगने में एक सरखी लगती है, लेकिन उसका जेनेटिकली डिफरेंट स्पीसीज है। तो उन्होंने देखा कि उनको लगा कि उन्होंने पहली बार देखी थी हमारी गाय माता, जो कैरेक्टर, खास करके कैरेक्टर फिजिकल तो कम, लेकिन जो जेनेटिक कैरेक्टर उसके बारे में उसको तो मालूम ही नहीं था। तो उसने बोला वो काउ, तो हमारे लोग बोलने लगे गाय को काउ बोलना चाहिए, तो डेवलप है, तो एडवांस है। और फिर इतने हद तक चला कि जो काउ इधर नहीं थी वहां से यूरोप और अमेरिका से लाए और उस काउ के साथ हमारी गाय का सम्मिश्रण कर दिया, क्रॉस ब्रीडिंग कर दिया, और जो आज डिजीज है सब, डायबिटीज, हाइपरटेंशन में, उसके बारे में अगर दूध के बारे में मुझे बोलने को मिले या गाय के बारे में बोलूँ तो कैसा वो A1 मिल्क है जो आप पूरे मुंबई में वही पी रहे हो। कभी कभी कोई प्रभु जी जैसे और समीरा बहन और रीना बहन जैसे लोगों ने प्रयत्न किया कि ना आपको देसी गाय का दूध मिलना चाहिए, जो गाय है वो जो काऊ नहीं है। एक अंग्रेज ने भूल कर दी, उसने बता दिया काऊ, तो हम लोग एक हमारी गाय को काऊ बोलने लगे और हमारी व्यवस्था सब टूट गई। तो छोटी छोटी बातें होती है, तो ये जेनेटिक एनोमली जो होती है हमारे देश में, हम इसको जानते थे और शास्त्रों ने बता दिया कि आप बहुत डीप मत जाओ। हमें मालूम है एटम क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, उसका नाम क्या है, हमारे शास्त्रकारों ने बोला था। उसने बोल दिया शरीरावस्तु परमाणु भेदेन असंख्य। शरीर के छोटे छोटे माइक्रो में जाओगे 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 तो बहुत भेद हो जाएगा और वो असंख्य है, उसको गिनने का साहस मत करो। गिनने से कोई तेरा होने वाला नहीं है कि 1 करोड़ सेल है या 2 करोड़ सेल है। कभी कोई साइंटिस्ट आएगा मैंने तो लिवर का टिश्यू में से इतने देखे, तो फिर वो और जोड़ेगा। तो उसमें मत जाओ, उस गिनती में मत पढ़ो कि बॉडी के स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होता है, कितना होता है, उसकी संख्या मत जाओ, क्योंकि वो इनविजिबल है। ये चर्म चक्षु से, ये अतीन्द्रिय, इससे आप नहीं देख पाओगे, सबको देखने की जरूरत नहीं है। ये ऋषि मुनि ने देखा है उसके बाद बोल रहा है, जिसने देखा है वो बोल रहा है। अब जैसे यहाँ डॉक्टर बैठे हैं, आप भी मेडिकल प्रोफेशनल है, 2-3 डॉक्टर्स हैं, कि कितने लोगों ने वायरस को, लाइव वायरस देखा आपकी मेडिकल प्रैक्टिस में। फिर भी हम बोलते हैं कि वायरल है, वायरल एपिडेमिक है और वायरल ट्रीटमेंट दी जाती है। वायरस नहीं है ऐसा भी नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से वायरस हम देख सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो माइक्रोस्कोप है उसमें हम बैक्टीरिया देख सकते हैं, फंगस देख सकते हैं। लेकिन हमारे टीचर ने बताया है, हमारी बुक्स में आ गया है और हमारे पास स्कैन की हुई स्लाइड है, इसलिए हम कहते हैं कि ये वायरस है। तो उसी तरह से हमारे ग्रंथों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने देखा था कि ये अपरिसंख्य है, ये अतीन्द्रिय है। उनके पास जो एपरेटस या विद्या या सूक्ष्म ज्ञान जो भी होगा उसको उसने देख लिया था, क्योंकि उन्होंने तो व्याख्या की। वायरस की व्याख्या में आयुर्वेद में जो है वो आपको बताऊं, अव्यक्तो व्यक्त कर्माच, जो अव्यक्त है, दिखता नहीं, लेकिन कर्मों के द्वारा जो व्यक्त होता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी आपने कभी देखी है, लाइट जलती है तो दिखता है, पंखा चलता है तो दिखता है, तो खुद अव्यक्त है, लेकिन कर्मों के द्वारा वो व्यक्त होता है। एलोपैथी या वेस्टर्न मेडिकल सिस्टम या वेस्टर्न कन्वेंशनल साइंस क्या कहता है? इनविजिबल फिल्ट्रेबल। वायरस की डेफिनेशन क्या है? इनविजिबल, दिखता नहीं है। वो माइक्रोस्कोप से, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से देखता है, लेकिन इन जनरल डेफिनेशन तो ये है कि हमको दिखता नहीं। इवन माइक्रोस्कोप से नहीं दिखेगा, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से आप देख सकते हैं, और वो बहुत कम जगह होता है। वो तो रिसर्च इंस्टीट्यूट में होता है, मेडिकल इंस्टीट्यूट में नहीं होता। पर मेडिकल लैब में वायरस देखने की व्यवस्था नहीं होती, समझ गए आप? पैथोलॉजी लैब में वो नहीं होता। तो इनविजिबल फिल्ट्रेबल, लेकिन कहीं भी घुस सकता है, जा सकता है, आ सकता है। तो अव्यक्त कर्म है, हमारे शास्त्रों ने भी वही बताया। तो हजारों साल पहले हमारे पास वो नॉलेज था कि बॉडी क्या है, बॉडी के पार्ट क्या है, टिश्यू क्या है, सेल क्या है, एटम क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है। वो हमको मत सिखाओ, और या तो सिखाओ तो ऐसा सिखाओ कि जो हमारा जो अभी का प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दो। तो हमको सीखना तो ऐसा सीखना है कि वहां से सब आ गया, उन्होंने सब नया सिखाया और हमारे पास कुछ नहीं है नॉलेज,
ऐसा मत सिखाओ। तो ये हमारे शास्त्रों की डेफिनेशन, वायरस की, सेल की, एक एक सेल की डेफिनेशन आपके सामने रखी है। परमाणु भेद अपरिसंख्य, जैसे बॉडी, तो बॉडी का स्मॉलेस्ट पार्ट होता है टिश्यू। आप देखते हैं हर अलग अलग, लिवर का टिश्यू से लिवर बनता है, स्किन के टिश्यू से स्किन बनता है, और उसका भी जो है स्मॉलेस्ट पार्ट तो हो गया सेल। टिश्यू से नीचे क्या जाएगा, तो सेल्यूलर लेवल पे हम जा सकते हैं, और सेल के बीच में क्या होता है, तो न्यूक्लियस होता है। जो परमाणु भेद अपरिसंख्य बहुत्वात्, तो ये होता है, और एक एक में न्यूक्लियस में क्या होता है, तो वो क्रोमोसोम सेट किए हुए हैं, जिसको हमने गोत्र बोला। ये गोत्र है हमारा, और गोत्र के अंदर भी हमारे जो डीएनए आरएनए जो है, तो ये पूरी विद्या को जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसमें कुछ काम करना है कि पहले से बेबी में क्या डिजीज नहीं आने देना है, पहले से फिटनेस कैसा होना चाहिए, ये पूरी सिस्टम अगर नहीं जानेंगे, कोई भी ह्यूमन या एनिमल ज्वाइन होगा पुरुष स्त्री, तो बच्चा तो पैदा होगा ही होगा, उसमें कोई डॉक्टर को पूछने की जरूरत नहीं, न सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है, न शादी करने की जरूरत है। कुत्ते में शादियां होती है, कितने बच्चे आते हैं कुरकुरे। तो कोई एनिमल है या ह्यूमन है, बच्चा पैदा करना, नई जनरेशन पैदा करना वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो नेचुरल प्रोसेस है, वो तो होगा ही होगा। अब उसमें से उस नए बच्चे में प्रॉब्लम ना हो, नया बच्चा हमसे भी अच्छा हो, वही कुछ करना है। और वो प्रोसेस कैसे होती रहती थी वो आपको मैं अगली स्लाइड में बताऊंगा। ये पूरा दिन ये चलती रहती है, इसको शास्त्रों ने बताया शीयन्ते सीरियन्ते प्रतिफलम वा शरीरम। हर सेकंड्स में, सेकंड्स के भी जितने पार्ट है उसमें ये प्रोसेस चलती रहती है। एक डीएनए टूटा, नया जीन्स टूटा, नया जीन्स आ गया, नया सेल आ गया, ये पूरी प्रोसेस चलती ही रहती है। सेल अपने आप को रिप्लिकेट करता रहता है, जो डिटोरिएट होता है वो जाता रहता है, जो नया सेल है वो आता रहता है। ये पूरी प्रक्रिया आपकी होती ही रहती है। शीयन्ते सीरियन्ते प्रतिफलम वा शरीरम। शरीर की डेफिनेशन यही है कि हर पल मरना, हर पल जिंदा रहना, हर पल नया बनना। हम कहते ना ओल्ड होते जा रहे हैं, कितने साल का हुआ तब कहते ओल्ड हुआ, तो ये कितने ओल्ड हमने निकाले, कितने नए निकाले, आज कितना साल हुआ। अब मराठी में तो वाढवा दिन बोलते ना, जन्मदिन वाढवा दिन। तो ये पूरी प्रक्रिया को आपको बराबर समझना पड़ेगा, जो हम सबको बताते हैं। इसको आयुर्वेद ने चैप्टराइज किया है, इस पूरे साइंस को। मैं बैकग्राउंड इसलिए, आपको कोई वैद्य बनना है या वैद्य है उसको भी ये समझना चाहिए, और सबको वैद्य बनना नहीं है। फिर भी हमारा जो साइंस है कितना स्ट्रॉन्ग है वो तो आपको समझना पड़ेगा, इसका बैकग्राउंड आज मिलेगा। बाकी तो प्रैक्टिस में जाना है, फिर कैसे करना, क्या करना। लेकिन जो ये पूरा जेनेटिक साइंस है, जेनेटिक एनोमली है, कैसा बॉडी बनता है, कैसे सेल जुड़ते हैं, कैसे उसमें चेंज कर सकते हैं, कैसे मेल फीमेल होता है, कैसे कलर होता है, कैसे वर्ण होता है, कैसे आवाज निकलती है, वो पूरा साइंस चैप्टराइज किया गया है। वो चरक सारे 8 बड़े बड़े चैप्टर, उसमें से हमने 6 के ऊपर काम किया। हमने तय किया हम किसके ऊपर रिसर्च करेंगे। आज से 14 साल पहले हमने ये तय किया कि आपको कहाँ काम करना है, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। हमारा जो भी है वो सब क्लासिकल, जो भी रिसर्च है वो क्लासिक्स को अच्छे ढंग से, क्लासिक टू क्लिनिक्स, मेरा एक सूत्र हमने दिया कि क्लासिक में जो है वो क्लिनिक में आना चाहिए। मेरे विद्यार्थी, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे डॉक्टर, वो जैसे करिश्मा मेरी स्टूडेंट थी, तो मैंने बोला क्लासिक टू क्लिनिक। ये तो लिखा है, लोगों ने कहा है, किताबों में लिखा है, सबने वही कहा है, पुरखे मान थे, भारत मान था, भारत गुरु था। अब था सुन के तो थक गए, हमको आज फिर से चाहिए, तो उसको प्रैक्टिस में कैसे लाना। तो ये यहाँ भव्यता फाउंडेशन के साथ हम क्या करना चाहते हैं, आप सब क्या करेंगे, हम लोग मिलकर क्या करने वाले हैं। हम ये करने वाले हैं कि ये जो क्लासिक्स में है, ये जो हमारा परंपरा में था, उसको जरा वैलिडेट करें, एसेस करें, वैलिडेट करें, उसको सिक्योर करें और उसको ट्रांसफर करें, उसमें जिसका जो रोल हो। जैसे
पहले ही बताया गया कि सबका विषय नहीं है सब। उसमें जयेश भाई जो बताएंगे कि भाई संगीत का रोल फीटस को कब 40 दिन के बाद वो साउंड सुनने लगेगा फीटस, तो उनको क्या सुनाना और क्यों सुनाना, पहले तो क्यों सुनाना। एक तो एवरेज लोगों को तो मालूम ही नहीं कि वो फीटस सुनता है, तो उनको तो वो सुनाना पड़ेगा कि तुम सुनो, आपका बच्चा सुनता है, अंदर सुनता है, वहां से शुरू करना पड़ेगा। तो पब्लिक प्रेजेंटेशन, पब्लिक वर्जन, तो आप में से जो अच्छा ऑरेटर होगा, अच्छा स्पीकर होगा, अच्छा प्रेजेंटर होगा, वो बताएगा अपने अपने लैंग्वेज में, अपने अपने एरिया में, अपने अपने पद्धति से। तो बच्चा सुनता है, पहले वो बताना पड़ेगा। फिर बच्चा क्या सुनता है और कब सुनता है वो बताना पड़ेगा, थोड़ा साइंस समझना पड़ेगा। तो फिर वो क्या सुनाना है और वो क्या क्यों सुनाना है, वो उसकी तो बात रखेगी, जयेश में बात रखेंगे, हम इंटरेक्टिव सेशन में भी चर्चा करेंगे। और ये तो 14 साल से हम कुछ सीख रहे हैं, तो एक दिन में तो हम भी बता नहीं पाएंगे, लेकिन ऑर्गेनोजेनेसिस के हिसाब से ये सब सेट किया गया है कि जब हृदय बनता है बच्चे का, तब क्या सुनना, जिससे हार्ट के सेल में, हार्ट के टिश्यू में कोई प्रॉब्लम ना हो और हार्ट अच्छा हो, संवेदनशील हो, वो फुल ऑफ इमोशन हो, सृष्टि के ऊपर करुणा हो उसके पास। तो ऐसा कुछ सुनना पड़ेगा। तो राग पुण्य धनश्री या राग हिंडोल वो सुनाना है। और वो कब सुनाना है, जब बोन बन रहा है, जब उसके हार्ट सब्सटेंस बन रहे हैं 4th मंथ में, तो कौन सा राग सुनाना, सुशील ध्वनि उसको कब चाहिए, जो फ्लूट से बजने वाला साउंड कब देना पड़ेगा। उसी तरह से फूड है, कौन सा फूड कौन से महीने देना है, उसी तरह से क्लोथिंग है, उसी तरह से वो सब करिश्मा बताने वाली है। मैं तो ये जहां उसका रेफरेंस है, एक तो हर ऑर्गेनोजेनेसिस के हिसाब से गर्भाव क्रांति, कैसे कैसे गर्भ, वो एब्रियो से पहले तो स्पर्म है, उसमें से ओवम के साथ जुड़ने के बाद ये एम्ब्रियो बना, ज़ैगोट बना, फिर एक एक महीने का जो बनता जाता है, तो कौन सा ऑर्गन बनता है, कौन से ऑर्गन के समय क्या सुनाना है, क्योंकि आप फिर वो जेनेटिक साइंस थोड़ा प्रैक्टिस में आ जाएगा। अभी तो ये फंडामेंटल है, ये आपको समझना है, लेकिन जब एंटीनेटल केयर आएगा तब तो ये बड़ी बात है, वो प्रैक्टिस बनानी पड़ेगी। तो उसमें कोई फंडामेंटल्स तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये 5 तत्वों के हिसाब से सब करना है, जो भी करना है, आकाश, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, उसके हिसाब से ही वही फिटनेस है। वही फिटनेस नथिंग बट पंच तत्व, सर्वद्रव्यम पंचभौतिकम अस्मिन् अर्थे। हम कहते हैं ना, मर जाते हैं कोई तो दूसरे दिन आता है तो उसका पार्थिव जो पंचतत्व में विलीन हो गया। तो पंचतत्व से बने हैं 5 तत्वों से, और 5 तत्वों में फिर से मिलन हो जाता है और चला जाता है वो आत्मा को कैसे लाना है, और वो पंचतत्वों को कैसे रखेंगे, उस पंचतत्व को भी ठीक रखना है। तो वो पंचतत्व कैसे बाइंड होगा, कैसा उसका इंटर रिलेशनशिप होगा, इस तरह से वो बोलेगा, खाएगा, तो वो सब पूरा शास्त्रों ने कहाँ वो करना है, कैसे करना है, उसको 3 पार्ट में ऋषि ने बताया है। बीज भाग, और वो डीएनए आरएनए तक, स्पर्म या ओवम, जीन्स और डीएनए लेवल पे आपको चेंज करना पड़ेगा। डीएनए लेवल पे हम चेंज करते हैं। इवन एंटीनेटल केयर पहले तो कर ही लेते हैं, पहले तो फाउंडेशन ही अच्छा बनाते हैं, लेकिन हम जब भी गर्भिणी परिचर्या एंटीनेटल केयर करते हैं तो वो 9 महीने के दौरान जो भी खाते हैं या खिलाते हैं, उसमें जो रस है, उसमें जो गंध है, उसमें जो वर्ण है, उसमें जो शब्द है, वो सब कैसे देंगे जिससे उसके डीएनए लेवल पे चेंज हो सकता है, होता है, और वो परिणाम में मिलता है। वो परिणाम आपको दिखाया गया होगा या दिखाएंगे कि कैसे बच्चे वो पैदा होते हैं। आज लगभग 750 बच्चे इस तरह से इस पूरे गुजरात में 7 सेंटर में हमने जो काम किया है उसके ऊपर से निकले हैं। अब उसके टेस्टिमोनियल देखिए, आप उनको मिलिए, उनका जेनेटिक बाइंडिंग देखिए, उनका क्या बोलते हैं इम्यूनोलॉजिकल स्टेटस देखिए, उनका टोटल आईक्यू लेवल देखिए, उनका परफॉर्मेंस देखिए, क्लासरूम परफॉर्मेंस देखिए, उनका सोशल बिहेवियर देखिए, कैसे कैसे चेंज आता है। आप हर बच्चे को मिल सकते हैं। 20-25 तो हमने टेस्टिमोनियल के रूप में वेबसाइट में भी दिए हैं, लेकिन आप हर बच्चे का रिकॉर्ड होता है। टोटल कंप्यूटराइज प्रोग्राम है, सबका एसओपी हमने बनाया है, एक ही प्रोसीजर से ये करते हैं। इसमें हजारों विद्या जुड़ सकती है। ऐसा नहीं कि ये हमने बस महान काम कर दिया है, लेकिन ये
तो शास्त्रों ने बताया कि जो कैरेक्टर आपको क्या बनाना है वो पहले तय कर लीजिए। व्रीहि व व्रीहि, चावल से चावल बनेगा, चावल से गेहूं नहीं बनेगा। आपको वो समझना पड़ेगा। थोड़ा बहुत चावल में साइज बड़ी कर सकते हो, छोटी कर सकते हो, लेकिन चावल से चावल बनेगा। चावल से गेहूं बनाने की कोशिश मत करिए, गेहूं से चावल मत बनाइए, आदमी से आप कुत्ता मत बनाइए, कुत्ते से आदमी मत बनाइए, और आदमी से 25 फीट वाला आदमी मत बनाइए। आदमी से आप 30 किलो वजन वाली लड़की मत बनाइए, 300 किलो वजन वाला सुमो मत बनाइए। अगर वो सुमो से तो सुमो से सुमो होगा, जापानीज जापानीज रहेगा, कोरियन कोरियन रहेगा। आप कुछ कर सकते हैं, जैसे कोरिया ने अपनी एवरेज पूरी नेशनल हाइट 3 सेंटीमीटर बढ़ा ली। उन्होंने तय किया कि हम कोरियंस को, हम बहुत नाटे हैं, छोटे हैं, तो उन्होंने नेशनल लेवल पे तय किया हम ये करेंगे। कोरिया ने 3 सेंटीमीटर हाइट एवरेज बढ़ा ली, तो वो पूरा जेनेटिक चेंज करके बनाई और पूरा प्लान करके बनाया। इवन इनके पास ये विद्या नहीं है, लेकिन जो भी थोड़ी बहुत उनके पास जानकारी है, जो भी वेस्टर्न एपरेटस इंस्ट्रूमेंट जो टेक्नोलॉजी है उनका उपयोग करते हुए किया है, तो एक हिसाब से उसने राष्ट्र के लिए, अपने राष्ट्र के लिए जो चाहिए वो किया था। हम तो हमारे देश में तो क्या नहीं कर सकते थे। तो ये जो गोत्र है कुल मिला के वैसे 14 और 52 ऐसे गोत्र, बेसिक 14 गोत्र ऋषि मुनियों के नाम से। अब वो गोत्र जिसको मालूम नहीं, जैसे मैं भागवत गोत्र का, अपना भी कोई गोत्र होगा, तो मेरा जो भागवत गोत्र है, तो वर्ल्ड में जितने भी भागवत गोत्र वाले लोग होंगे वो मेरे पिता के संतान, यानी कि मेरे भाई या बहन। तो हम समान गोत्र शादी नहीं कर सकते। मैं कश्यप से के साथ कर सकता हूँ, मैं सांडिल्य के साथ कर सकता हूँ, मैं अत्रि के साथ कर सकता हूँ, लेकिन मैं भागवत गोत्र के साथ नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो वो हमारे पिता एक है। अब वो कैसे पता चलेगा? या तो मुझे मालूम है जो परंपरा से होता है, जैसे आपकी शादी हुई, जो लोग मेरे जिसकी शादी हुई, या आप कहीं वास्तु में बैठते हैं कोई अच्छे प्रसंग में, या कोई यज्ञ करते हैं, तब आपको एक संकल्प करवाया जाता है। अस्मिन् परार्धे जम्बूदेशे वराखंडे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे मुंबई नगरे પછી अहम भागवत गोत्र उत्पन्न ईश्वर से पुत्र, ईश्वरलाल का मैं पुत्र, मैं यहां से यहां तक का पूरा एक प्रोफाइल बोलता हूं। वो जो हम संकल्प करते हैं ना, तो आपको पुरोहित एक संकल्प दिलवाता है, तो वो आपके पुरखों की जहां से आपकी ट्रेट है वहां तक ले जाता है। वो ट्यून करता है। वो ट्यून किसको करता है? जैसे 98.7 यानी कि रेडियो मिर्ची, तो कैसे ट्यून करने के बाद वही आपको एफएम में सुनाई दिया जाएगा, या रेड एफएम अलग ट्यून होगा, विविध भारती इसमें आएगा, आकाशवाणी मुंबई को इस तरह से ट्यून करो। इसमें सब साउंड है, इस हॉल में सब साउंड है, लेकिन आपको अगर आकाशवाणी मुंबई सुनना है तो उसी फ्रीक्वेंसी पे आपको जाना पड़ेगा। समझे? तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, हमारी पूरे वर्ल्ड की जो ट्रैक में हमको जाना पड़ेगा, तभी हमारी कोई भी क्रियाकलाप या अच्छे काम गिने जाएंगे, क्योंकि हम उस जीपीएस में जाना चाहते हैं। जो जीपीएस हमारा जुड़ा हुआ है वो हम संकल्प के साथ, हमारे गोत्र के साथ करते हैं, और वो गोत्र में कभी गलती नहीं होती, क्योंकि हमारे ये पुरखे याद रखते थे। ये परंपरा थी, हमको याद ही रखना पड़ता था, और हमको याद नहीं रहता तो हमारे जो पुरोहित होता है उसको याद रहता है। हम जाते हैं, उसको प्रणाम करते हैं, तो वो कहते हैं आपका ये गोत्र है, आपका ये है, तो हम उसको प्रणाम करके 11.25 रुपये देते हैं, श्रीफल प्रणाम करते हैं, श्रीफल देते हैं, और 11.25 रुपये में हमको गोत्र बता सकता है। या तो मुझे 1 लाख रुपये दीजिए, मैं आपका जेनेटिक प्रोफाइल चेक करवा लूंगा, तो आपको बता दूंगा कि आपका गोत्र है वो अत्रि है या कश्यप है, क्योंकि मुझे मालूम है मेरा भारद्वाज गोत्र है, तो मेरा जेनेटिक फिंगर प्रिंटिंग एग्जैक्ट है। जो जितने लोग का ब्लड चेक करेंगे उसमें से मेरे साथ जो मिलता हुआ फिंगर प्रिंटिंग होगा वो भारद्वाज गोत्र का होगा। तो वो बड़ा टेक्निकल साइंस है, इसमें कोई गलती ही नहीं है। अब उसका प्रेजेंटेशन उस समय धर्म के थ्रू था, कस्टम के थ्रू था, सिस्टम के थ्रू था, लैब में नहीं था। हम इन वियो चेंज करते थे, ये सब इन विट्रो करते हैं। ये जो आईवीएफ है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, हम इन वियो फर्टिलाइजेशन करते हैं। कहां मालूम है आपको? कौरव के शो कैसे वेद व्यास ने सराव में, सराव यानी क्या? पेट्रिडिस थी। कौरव के जो गांधारी के फीचर्स का 100 पार्ट किया गया, वो उसका पार्ट करके उसका क्लोन किया गया, और क्लोन करके 100 कौरव का जन्म हुआ। क्लोनिंग है, नथिंग बट क्लोनिंग। ये उसी तरह से बहुत कहानी आएगी, किस तरह से हम
टैगोर से क्या चेंज करते थे, किस तरह से कैसा संतान लाना चाहते थे, हजारों परंपरा, हजारों हिस्ट्री है। हमने सबने जो लिटरेरी रिसर्च था सबसे पहले वो करवाया। करिश्मा मैंने अपने प्रेजेंटेशन में बता दी भी होगी कि कैसे कयादू, कैसे हिरण्यक कश्यप जो राक्षस था उसके कुल में कैसे देवी ये सब बच्चा आ गया। रावण और कुंभकर्ण कैसे उस ब्राह्मण परिवार के घर में उत्पन्न हुए, पुलत्स्य और कैकसी के घर में जो ब्राह्मण थे, विद्वान थे, उनके कुल में रावण और कुंभकर्ण पति ने क्या गलती की थी, पत्नी ने क्या गलती की थी, और गलती सुधार दी तो विभीषण कैसे आ गया। तो जेनेटिक चेंज कर दिया था उन्होंने, और क्या गलती थी वो जब प्रेजेंटेशन करते हैं। ऐसे 100 पात्रों के ऊपर हमने रिसर्च किया है कि किस तरह से हम राक्षस से देव, देव से राक्षस बनते थे, हम क्या हाइट में बढ़ा सकते हैं, क्या चेंज कर सकते हैं, कस्टमाइज चाइल्ड, सिग्नेचर चाइल्ड, जो भी कुछ करना हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हमको क्या करना है, उन्नतो विश्व मार्यम, तो ये गोत्र विज्ञान। तो हमारा परम कर्तव्य यही है कि एतद्देशस्य प्रसूतस्य सकाशादग्रजमना स्वयं स्वयं चरित्रम शिक्षण पृथ्व्या सर्वमानवा। दुनिया के सामने हमको रोल मॉडल बनना है, हमको वो गिमिक्स करने के लिए नहीं, विचित्र विद्या करने के लिए नहीं कि हमारा नेशनल जीनोम सेंटर है भारत में, मुंबई में, और हम चाहे ऐसा हम कभी ऐसे एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे कि भव्यता फाउंडेशन के थ्रू सिग्नेचर क्या जा सकता है, जैसे सिग्नेचर पिज्जा, कस्टमाइज पिज्जा कि भाई डबल टॉपिंग, डबल चीज डालना, कैप्सिकम इतना, गार्लिक इतना स्प्रेड करना, ऐसा कोई कस्टमाइज सेट का बात यह नहीं है। उत्तम संतति यानी उत्तम गुणवत्ता, फिजिकल कैरेक्टर के बारे में हमने ज्यादा नहीं सोचा। हम इसको संस्कृति नहीं कहते थे। तो 250 रुपये में मैं शिवाजी महाराज बन सकता हूँ। ड्रेस आता है, ड्रेस में पहन लूँ, और 50 रुपया और है तो मैं भवानी तलवार ले लूँ, और एक 50 रुपया है तो मैं वो घोड़ा ले आऊँ, उसके ऊपर निकल के शिवाजी महाराज बन जाऊँ। तो 300-400 रुपये में शिवाजी महाराज बन सकते हैं, लेकिन बन नहीं सकते। तो वो ऊपर का कुछ नहीं है, जो इनर जो क्वालिटीज है, जो कोष में शुद्धि है, कोष में जो चेंजेस है। तो बताया था शास्त्रों ने कि ये क्यों करना, फिर उत्तम संतान को क्यों करना है भाई। ठीक है, रोल मॉडल बनना, लेकिन मजा नहीं आया तो भी तो बताए पुत्रा शिष्यात इच्छेद पराजय। पुत्र से और पुत्री से पिता और माता को पराजित हो जाना चाहिए। एक दूसरा हमको एक वो मिला है, आज्ञा मिली क्या, पिता को अपने पुत्र से पराजित हो जाना चाहिए। कैसे? माता को अपनी पुत्री से पराजित हो, कैसे कि उनकी पुत्री उससे भी बढ़िया बने, उनका पुत्र उससे भी आगे चले। बाप करता बेटा सवाया, गुरु करता चेला सवाया। तो वही गुरु को आनंद आता है जब कि उनका शिष्य उससे भी आगे बढ़ता है। जब एक कुत्ते का मुंह बंद कर दिया गया, आपको मालूम होगा महाभारत में, तब पता चला कि ये अर्जुन ही कर सकता है, यही कहीं अर्जुन होगा। ये चक्रव्यूह का भेदन और कोई नहीं कर सकता, अभिमन्यु ही कर सकता है। 6 चक्रव्यूह तक। अब वो सुना नहीं था 7वां चक्रव्यूह में, उस समय वो सो गई थी सुभद्रा, तो क्या करें। सुभद्रा सो गई थी, माता सो रही है, ये सो रहा है, हमको मालूम नहीं। चक्रव्यूह भेदन की कहानी तो कृष्ण आज भी बोल रहा है, शास्त्रों में आज भी लिखा है। तो 6 चक्रव्यूह तक अभिमन्यु तो 14 साल का था महाभारत के युद्ध के समय। फॉर्मल एजुकेशन या उसका युद्ध विद्या सीखी ही नहीं थी उन्होंने, कहीं सीखने नहीं गया, वो तो बच्चा था। तो भी वो क्यों अंदर गया, 6 चक्रव्यूह अंदर घुस तोड़ के गया। 7वां चक्रव्यूह तोड़ नहीं सका क्योंकि उसने वो 6 चक्रव्यूह घर में ही सुना था। तो ऑडिटरी सेंस है वो 40 दिन के बाद शुरू हो जाती है। जो माता उस समय सुनती है, जो माता वो पढ़ती है, जो माता वो आपको सब बताया जाएगा कि उसकी क्या इम्पैक्ट होती है। हम फॉरजी कल डॉक्टर से बताते हैं, साधन का पूरा यूज करते हैं, लेकिन वो यूज एमटीपी करने के लिए नहीं करते हैं कि बच्चा मेल है क्या फीमेल है। सब लोग हमको सिखाते हैं और हम लोग भी वही पोपट की तरह बोलते हैं कि स्त्री भ्रूण हत्या पाप है, स्त्री भ्रूण हत्या पाप है। मराठी में कुछ स्लोगन लिखे होंगे राजकारणी लोगों। तो पता कैसे चला कि स्त्री भ्रूण है, उसकी हत्या कैसे करना। तो वो सोनोग्राफी से पता चलती है कि स्त्री भ्रूण अंदर है। हमारे शास्त्रों ने तो वो बता दिया कि भ्रूण हत्या पाप है, स्त्री हो या पुरुष हो, अंदर जो भ्रूण है उसकी हत्या करना वही तो पाप है। एक गौ हत्या, ब्रह्म हत्या, ब्रह्म यानी नॉलेज, नॉलेज को कभी नहीं मारना, गाय को कभी नहीं मारना। गाय जो पृथ्वी का सचराचर प्राणियों का एक तत्व है, उसके ऊपर सब चलती है, कभी वो बात रुका मिलेगा। और भ्रूण जो है वो इस ब्रह्मांड का, ईश्वर का सर्जन है। तीनों को मार दिया तो बड़ा पाप है,
उसमें स्त्री भ्रूण हत्या किसने बताया? भाई डॉक्टर बताता है कि स्त्री भ्रूण है अंदर, सामान्य आदमी को पता चलता है कि स्त्री है अंदर, पुरुष है। तो ये मेडिकल डेवलपमेंट जो है आपका वो खतरनाक है, सत्यानाश है। हम उसका यूज करते हैं, बताया कि देखो कि रॉक म्यूजिक सुनने से, पॉप म्यूजिक सुनने से, वेस्टर्न म्यूजिक सुनने से, जिसको शायद बुरा म्यूजिक कहा जाएगा, ऐसा सुनने से आपके बच्चे में क्या चेंज आता है। और जो रामायण की चौपाई सुनाएंगे, कुछ मंत्र सुनाएंगे, कुछ गीत सुनाएंगे, कुछ लोरी सुनाएंगे, कुछ अच्छी बातें सुनाएंगे, तो बच्चों में क्या चेंज आता है। हम 4D कलर डॉक्टर में बताते हैं कि देखो माँ तुम बच्चों, वो कहती है मैं तो बहुत पढ़ी लिखी हूँ, मैं मुझे वो सास बहू साजिश से कुछ नहीं होता, वो साग सुधारती है और टीवी देखती है। वो कहते मैं तो बहुत इंटेलेक्चुअल हूँ, मेरे में कोई झगड़ा नहीं होगा, मैं मेरी सास से बहुत अच्छा रहती हूँ। लेकिन तुमको मालूम नहीं वो अंदर जो बच्चा है या बच्ची है जो भी है वो टैप कर रहा है, वो वीडियोग्राफी हो रही है, उनको वो नॉलेज नहीं है, उसके ऊपर ये वो बैड इम्पैक्ट पड़ेगी, इसलिए नहीं देखना है। क्यों टीवी नहीं देखना या बुरा नहीं देखना, टीवी नहीं देखना ऐसा नहीं है, सुनना नहीं ऐसा नहीं है, क्यों बैड एवेल्स के दूर रहना, क्यों ऐसा कपड़ा पहनना, क्यों ऐसा नहीं खाना, उसकी इम्पैक्ट क्या होती है, वो सब बताते हैं। और वो साइंटिफिकली आज के प्रेक्टिस से इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन हमारा बच्चा तो जैसा IQ है, जैसा जिनसे ऐसा तो बच्चा आएगा, लेकिन हमारा जो IQ है माता पिता का, उनसे भी IQ बच्चे का अच्छा आ जाए तो वो करना यानी गर्भ संस्कार, वो टेक्नोलॉजी हम ला रहे, वो जो था ला रहे यानी कि कहीं अमेरिका से नहीं ला रहे, भारद्वाज से, इंद्र से, चरक से अब वापिस ला रहे हैं कि उनके नाम के साथ चला गया, ऐसा नहीं है। तो उत्तम संतति के बारे में बताया कि ये शास्त्रों ने शब्द दिया है कि जो जो जनपद है, जो जो एरिया है, जहाँ कैसा चाहिए आपको, अभी व्यापारियों की जरूरत है, इस देश में अगर धनुधारी की जरूरत है, अभी देश में टेक्नोक्रेट्स की जरूरत है, अभी देश में एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत है, टाइम मैनेजमेंट की जरूरत है, कहाँ और या तो व्यक्ति में क्या लाना है उस तरह से आप कर सकते हैं, ऐसे अलग अलग प्रकार के। लेकिन आपको उसके लिए उस तरह से खाना होगा, उस तरह से पीना होगा, उस तरह से रहना होगा, ये सब पूरी बातें, इसको गर्भिणी परिचर्या कहते हैं। वो सिर्फ एंटीनेटल केयर नहीं है, बड़ी एक साइंटिफिक बातें हैं। जैसे माता त्रिशला देवी को बच्चा नहीं हो रहा था, अब लेकिन कल्पसूत्र में तो हजारों बहुत साल पहले बता दिया गया था कि आपके घर में भगवान महावीर पैदा होने वाले हैं, 24वें तीर्थंकर, लेकिन उसको तो बच्चा पैदा ही नहीं हो रहा था, वो इन्फर्टिलिटी और थी। तो उस समय के जीवक वैद्य ने राजा के शुक्राणु लिए, माता का ओव लिया, क्योंकि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करना था, उसमें IVF करना पड़े, ऐसा था उनके गर्भ में, उनके गर्भाशय में, जो फेलोपियन ट्यूब में ऐसा प्रकार का प्रॉब्लम था कि वहां वो फलिनीकरण नहीं हो रहा है। तो फलिनीकरण एक अलग जगह पे किया, फिर फलिनीकरण होने के बाद भी नहीं हुआ तो IVF भी फेल हो गया। तो फिर क्या हुआ कि भाई वो सरोगेट मदर, एक ब्राह्मणी का कुक्षी बाढ़ ली गई, जो जिसको आजकल की भाषा में सरोगेसी कहते हैं, तो वहां इम्प्लांट करके वो रखा गया और फिर वहां डेवलप होने के बाद ज़ैगोट हो गया। फिर त्रिशला देवी के कुक्षी में यानी कि गर्भाशय में इम्प्लांट फिर से किया गया और फिर वो डेवलप हो सकता था, क्योंकि वो मैकेनिज्म उसमें था, बाकी प्रॉब्लम था। तो भगवान महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ, आज की जो डेवलप टेक्नोलॉजी है, सबका यूज किया गया था महर्षि जीवक के द्वारा, वैद्य जीवक के द्वारा। महर्षि वैद्य जीवक मतलब चीफ फिजिशियन ऑफ तक्षशिला विद्या में, वो कोई जादू करने वाला बाबा साधु नहीं था, वो वैद्य था, ये टेक्नोलॉजी जानता था, वो पूरा एग्जाम्पल के साथ, वो सिस्टम के साथ, वो SOP उसकी दी गई है कैसे कैसे किया था। वो धर्मशास्त्र में मालूम नहीं है, शायद इन लोगों को इतना मालूम नहीं होगा कि ये क्या टेक्नोलॉजी हमारे तीर्थंकर में की गई थी, लेकिन ये है। उसी तरह से बहुत से एग्जाम्पल आपको दे सकते हैं। तो हमने उस जेनेटिक इंजीनियरिंग को नाम दिया संस्कार। जो चेंज करना है, कुछ प्रॉब्लम है तो ठीक करना है, तो उसको नाम दिया संस्कार। अब संस्कार क्यों शब्द दिया? जेनेटिक इंजीनियरिंग ही करते थे तो सम्यक करोति इति संस्कार, जो ऑर्डर में नहीं है उसको ऑर्डर में लाना। सम्यक यानी ऑर्डर में लाना, आप ठीक बैठो, चप्पल लाइन से उतारो, ऐसा करो, ऐसा करो। जो डिसऑर्डर है उसमें ऑर्डर में लाना। कुछ अस्त व्यस्त है जीन्स, कुछ प्रॉब्लम है, उसको ठीक करो। और संस्कार वही गुणांतरा दाना मुझे, गुण में परिवर्तन, बेस्ट प्रॉपर्टी लाना, बेस्ट क्वालिटी लाना है, उससे भी बेस्ट बनाना।
वो प्रॉपर्टी लाना, वो क्वालिटी लाना, वो प्रोसीजर पूरी होती है, जिसको शास्त्र में बोला संस्कार। संस्कार यानी चांदा करना या सहता उड़ना या मंगलसूत्र पहनना, वो अपनी अपनी परंपरा के, वो अपने बाह्य चिन्ह है, वो होना चाहिए। उसके साथ ज्यादा मुख खिलवाड़ नहीं है हमारे उसका प्रॉब्लम। लेकिन हम जो संस्कार शब्द का मूल व्याख्या करते थे या है, जैसे दही है, दही है कफ कारक है, कफ करेगा ही करेगा। मूड़ो मोगरी ने दही सांझ पची नहीं, कभी वो ठंडा में शाम को नहीं लेना चाहिए, जब सूर्य आए तब दही ले सकते हैं, वो शास्त्र ने बताया। अदरवाइज इट प्रोड्यूसेस कफ, कफ कोल्ड। तो दही जो है वो कफ कारक है, वो उनका गुण है या अवगुण है, जो भी है। दही ग्रीष्म ऋतु में तो चाहिए ही चाहिए, मट्ठा चाहिए ही चाहिए, लेकिन दही है वो कफ कारक है। आयुर्वेद के हिसाब से वो कफ करेगा, वातपित्त कफ से कफ को बढ़ाएगा। उसी दही का अगर मंथन संस्कार कर दिया तो हो गई तक्र खास, तो वो तक्र त्रिदोष सामक होगी, वो तीनों दोष को बैलेंस करेगी, ठीक करेगी। भोजनांते पिबेत तक्रम किम वैद्यस्य प्रयोजनम। भोजन के बाद अगर आपने छाछ ली, ताक ली, छाछ पिया, तो वो आपका हर डाइजेशन को ठीक करने वाला है। तो वही दही का अगर आपने कुछ प्रोसीजर कर दी, जिसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करना पड़ता है, वो मिक्सी से ग्राइंडिंग नहीं होता, वो कोई एक डायरेक्शन में 15,000 या 50,000 आरपीएम जो होता है, जो बोलता टेक्नोलॉजी बहुत हमारा आर्मेचर बहुत बड़ा है, हमारी मोटर अच्छी है, हमने बड़ा डेवलपमेंट कर दिया, तो उसमें वो रेटिनॉल मर जाएगा, जो उसके गुण है वो। उसमें जो आइस चक्षुष्य गुण वाला है, वो विटामिन ए का जो एक दूसरा कंपोनेंट है, वो उसमें जल जाएगा। इतनी स्पीड से वो घुमाना वो उसके लिए अच्छा नहीं है। स्पीड से घुमाना वो टेक्नोलॉजी अच्छी है, लेकिन छाछ बनाने में वो टेक्नोलॉजी यूज नहीं करना। उसमें तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लकड़े के रवैये से ही करना पड़ेगा। वही ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी, आपको अच्छा लगे, बुरा लगे, पुराना लगे, धकियानुसी लगे, जो भी लगे, लेकिन अगर आपको गुण चाहिए तो वही मिलेगा। उसी छाछ अगर 6 घंटा रह गई तो खट्टी हो गई। जो दही कफ करता है, छाछ बनाने से त्रिदोष सामक हो गई, छाछ 6 घंटा रह गई तो वो फिर खट्टी हो गई और पित्त करेगी, गला पकड़ लेगी। वो पित्त भी करेगी और गला पकड़ेगी, एकदम थोड़ा थोड़ा हो जाएगा, दर्द हो जाएगा। उसी खट्टी छाछ में आपने अगर बेसन डाल दिया और कड़ी पत्ता नका चौका लगा के कड़ी बना दी, तो फिर गला खोल दी। तो संस्कार वही गुणांतराधार मुख्य से। कोई भी एक चीज को आप कैसे करोगे, वही बात, जैसे भिंडी की सब्जी है तो आपको मेथी का तड़का लगाना पड़ेगा, चौका लगाना पड़ेगा। वो प्रोटीन और फैट का ऐसा संयोजन है, वो इंटेस्टाइन की पेरिस्टाल्सिस को बढ़ा देगा, तो वो बदहजमी भी करेगा, उसके साथ खाई हुई रोटी को भी पचने नहीं देगा। तो भिंडी की सब्जी, भिंडा तो अच्छा है, भिंडी अच्छी है, लेकिन भिंडी को मेथी का ही चौका लगाना पड़ेगा। गुआर की सब्जी को अजवाइन का ही तड़का लगाना पड़ेगा। कभी तड़का पहले लगता है, कभी बीच में लगता है, कभी बाद में लगता है, कभी 3 बार लगता है, कभी 2 बार लगता है, कभी वगार बोलते हैं, कभी दुमगार बोलते हैं, कभी छपकार बोलते हैं, अलग अलग चीज होती है। कभी घी का लगता है, कभी तेल का लगता है, कभी घी तेल ज्वाइंट होता है, कभी राई होती है, कभी मेथी होती है, कभी दोनों होता है, कभी जीरा होता है। तो इस तरह से हर व्यंजन को हम सुसंस्कृत बनाते थे। उसके जो अवगुण है उसको छुपा देते थे, दबा देते थे, डिस्ट्रॉय कर देते थे, गुण को बढ़ाते थे, जो बॉडी में उसका न्यूट्रिशन मिले। एक छोटी सी फूड में हमने इतना ख्याल रखा था, बाकी तो फूड में बहुत सी चीज है, लेकिन तो वो संस्कार शब्द है, वो जीन्स में डीएनए लेवल पे चेंज करने की प्रोसीजर है, उसको ही संस्कार बोलते हैं। तो वो आपको साथ मैंने बताया, ये 4 जगह पे करना पड़ेगा। सिर्फ संस्कार बोलने से नहीं होगा, कहानियों से नहीं होगा, वार्तालाप से नहीं होगा, कुछ बातें बतानी पड़ेगी, लेकिन यू हैव टू पेनिट्रेट एट 4 लेवल, 4 लेवल पे ये प्रोसीजर सब होती है। उसमें से 2 के बारे में मैं रुक के फिर बताऊंगा। 2 के बारे में दोपहर के बाद आपके पास होने वाला है, क्योंकि जो आधा है वो सगर्भा का है, जो एंटीनेटल केयर है, और गर्भ में भी जो 9 महीने तक, तो वो आधी प्रक्रिया तो पोस्ट, जो 3 उसका बड़ा फेज कर सकते हैं। एक प्रीनेटल स्टेज, एक एंटीनेटल स्टेज, और एक होता है पोस्टनेटल स्टेज। तो प्रीनेटल स्टेज सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें वो सब कॉम्प्लिकेटेड है, वो सब आपको उसमें बड़ी टीम चाहिए। लेकिन जो एंटीनेटल है वो बड़ा लंबा चलने वाला, और वो आप बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, ज्यादा उसमें संसाधन, ज्यादा एक्सपर्ट, ज्यादा समस्या नहीं होगी, लेना भी इजी है।
प्रीनेटल में बड़ा जेनेटिक चेंज करना है, क्योंकि उसमें स्पर्म में और ओवम में करना है। उसमें भारत में 12 लाख आयुर्वेदाचार्य है, प्रभु जी सवेरा में 12 लाख आयुर्वेदाचार्य है, लेकिन उसमें से 11,90,000 लोग प्रैक्टिस नहीं करते आयुर्वेद की। ना तो वो जानते हैं, ना तो वो समझते हैं। इसलिए आयुर्वेद की डिग्री है या आयुर्वेदाचार्य है, इसलिए वो करेगा। तो केसरी गेरुआ कपड़ा पहना इसलिए वो साधु है, सन्यासी है, ऐसा मानने से समस्या हो। साधु तो है, दिखने वाला तो साधु है, लेकिन वो उसके अंदर जो साधुता है। तो प्रोसीजर्स जब आती है, जब आयुर्वेद की प्रोसीजर आती है, तो माय हम्बल सजेशन कि आपको पास बड़ी टीम चाहिए, बड़ी सिस्टम चाहिए। वो भावना से या फटाफट कर देने से, या इधर अभी करना है, मुझे ही करना है, आज ही कर देंगे, हम सब कर ही देंगे, क्यों नहीं कर सकते, ऐसा जिद नहीं चाहिए। वो चाहिए जरूर करना है, जैसे भी जल्दी हो करना है, अच्छी टीम जुड़ा के करना है, क्यों नहीं करना है, बिल्कुल करना है। लेकिन वो प्रीनेटल स्टेज वाला मामला बहुत बड़ा पेचीदा है, टाइम कंज्यूमिंग है, कॉम्प्लिकेटेड है, और मल्टी डायमेंशनल है। इसलिए आपको एंटीनेटल केयर वाला जो मामला है उसमें बहुत इजी है, उसमें एसओपी इजी है। वो एसओपी हमने सबसे ज्यादा बनाई है, वो सबको शिफ्ट करना चाहते हैं, क्योंकि कम से कम अब उसमें तो आपको 90 दिन पहले चाहिए, आपको एकदम यंग कपल चाहिए, कंसीव होने से पहले। जैसे पाव भाजी साहब को बनानी, इडली आज हमने खाई, कितनी अच्छी इडली थी, फ्रेश इडली, तो वो कल ऑर्डर दिया गया था या पहले दिया होगा, और उसने 5 बजे 6 बजे बनाई होगी। तो बच्चा चाहिए तो हमको कम से कम 90 डेज पहले प्लानिंग चाहिए, और 90 डेज में भी अगर उस जींस में हमको पता चल जाता है कि ये प्रॉब्लम है, तो और भी समय लगता है। कभी कभी लगता है कि भाई हमने तो ये करवा लिया, हम तो वैद्य के पास गए थे, अब ये भाई वाला मामला ही नहीं है, ये जेनेटिक साइंस का मामला है। इसके बराबर समझ लेना चाहिए कि जेनेटिक चेंज करने में बड़ी टीम, बड़ी धैर्य, बड़ी समझ चाहिए। लेकिन एंटीनेटल केयर है, पोस्टनेटल केयर है, जो 70% जो है वो सब हम कहीं भी कर सकते हैं, और हम सिस्टम से कर सकते हैं। उसमें कोई बड़ी लंबी टीम तो चाहिए, उसमें भी टीम चाहिए, कमिटेड टीम चाहिए, ट्रेन टीम चाहिए, इसलिए तो हमने ये कार्यक्रम रखा है। तो ये आप कर सकते हैं, क्योंकि बाकी जो हमारी लाइफस्टाइल है उसमें इतने प्रॉब्लम्स है, तो ये सगर्भा संस्कार और गर्भ का संस्कार हम बिल्कुल कर सकते हैं। जो पहले वाली बात है उसमें इतना अभी न करते हुए, तो रिमूविंग मॉडिफाइड पैडिंग जो हमारा मामला है वो थोड़ा बहुत तो सगर्भावस्था में कर सकते हैं, लेकिन जो पहले है उसमें आपको ज्यादा उस मोलेक्युलर लेवल पे मत जाइए। तो शुक्र, सोनिक शुद्धि